अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जी। मैं हूं मुनीबा आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ कहीं होंगे खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। जनाब, आज के दौर में जब दुनिया बड़ी तेज़ी से डिजिटल दुनिया की शक्ल इख्तियार कर चुकी है, रिमोट वर्किंग यानी घर से काम करने का जो रुझान है वो भी ज़्यादा हो गया है। जहाँ ये तर्ज़ ज़िंदगी हमें आरामदेह माहौल फ़राहम करती है, वहीं ये हमें नए चैलेंजेस का सामना करने पर भी मजबूर करता है। अब इन चैलेंजेस में से एक पर्सनल ब्रांड की तामीर करना है, यानी अपनी पेशा वराना पहचान और साख को मजबूत बनाए रखना। और आज हम इसी मौजू पर बात करेंगे कि ऐसे इदारों में जहां आप घर बैठे अपना काम भेजते हैं, वहां अपनी साख को कैसे बरकरार रखें, वहां अपनी जो प्रोफेशनल स्किल्स हैं उनको किस तरह मनवाएं। क्योंकि दौरान मुलाजमत ऑफिस में हमारी जो मौजूदगी है और बर्ताव है, ये हमारी शनाख्त का एक अहम हिस्सा होते हैं। पार्ट ऑफ आर मैं तो कहूँगी जॉब होता है, हमारा पर्सनालिटी होती है। लेकिन जब हम घर से काम करते हैं तो हमारे पास ये मौका बहुत ज़्यादा कंस्ट्रेन हो जाता है, लिमिटेड हो जाता है, महदूद हो जाता है। ऐसे में हमें मुख्तलिफ़ टेक्निक्स का सहारा लेना पड़ता है ताकि हम अपनी जो साख है और पेशा वराना पहचान है ना, उसको स्ट्रॉन्ग कर सकें। पहली चीज़ ये है कि आप अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस को मजबूत बनाएं, यानी घर से काम करने वाले जितने भी लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं, वो घर से काम करने के दौरान आपकी एक ऑनलाइन प्रेजेंस ही आपकी शनाख्त होती है। लिंक्डइन जैसी प्रोफेशनल नेटवर्किंग साइट्स पर एक मुकम्मल और प्रोफेशनल प्रोफाइल बनाएं। अपनी प्रोफाइल तस्वीर को पेशा वराना रखें और अपनी सलाहियतों, अपने जो एक्सपीरियंस है, अपनी जो अचीवमेंट्स है, उनको जो है उसके ऊपर हाईलाइट करें अपने प्रोफाइल के ऊपर। अपने काम और अपने ख़यालात का जो इजहार है, आप वो ब्लॉग पोस्ट भी होते हैं वहाँ पर, लिंक्डइन पे अगर बात की जाए, सोशल मीडिया डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर बात की जाए, ब्लॉग पोस्ट कर सकते हैं, अपने आर्टिकल्स की शक्ल में आप वहाँ पर बता सकते हैं। क्योंकि वक्त के साथ साथ जो ऑनलाइन कम्युनिटी है ना, वो आपको जानने लगती है और आप बाकी कंपनीज़ की नज़र में भी आने लगते हैं। ये ज़रूर याद रखें कि आपका जो असल ब्रांड है इस बात में ही है कि आपकी गैर मौजूदगी में लोग आपके मुतालिक क्या बात करते हैं, तो इस पर भी काम ज़रूर करें। दूसरी चीज़, अपनी कम्युनिकेशन पर काम करें। घर बैठे काम करने का ये हरगिज़ मतलब नहीं होता कि आप अपने कोलीग्स, अपने बॉस से राब्ता ही मुनक़ता करते हैं या उसे अहमियत ही ना दें, बल्कि उसे भी ग्रो करें, अपनी कम्युनिकेशन ज़्यादा से ज़्यादा करें और दूरी को ख़त्म करने की कोशिश करें। रिमोट वर्क में कम्युनिकेशन इज़ द की, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ईमेल्स, मीटिंग्स, वर्चुअल कॉल्स, इनके दौरान हमेशा ये वाज़े, मुख्तसर और मौसर अंदाज में बात करनी चाहिए। अपने और दूसरों के वक्त का भी एहतराम ज़रूर करना चाहिए। अपनी जो कह लें कि अटेंडेंस है, उसको साबित करने के लिए आपको रेगुलर अपडेट्स और जो प्रोग्रेस रिपोर्ट्स हैं वो फराहम करनी चाहिए। तीसरी चीज़ प्रोफेशनल नेटवर्किंग होती है, यानी इस दौरान भी अपने नेटवर्क को मजबूत बनाने की कोशिश करें। और ये सारी चीज़ों के ऊपर भी हम आपको पता है कि मुख्तलिफ सेगमेंट्स भी करते हैं, ख़ास तौर पर सैटरडे वाले दिन। दूसरा ये कि इवेंट्स होते हैं, वेबिनार्स होते हैं, ऑनलाइन फोरम्स हैं, उनमें ज़रूर शिरकत करें। आपकी कंपनीज़ की तरफ से ये चीज़ें होती हैं। यहाँ आप अपने ख़यालात का इजहार कर सकते हैं, दूसरों की राय सुन सकते हैं, अपने जो ताल्लुकात हैं उनके साथ उसको इस्तवार कर सकते हैं अच्छे तरीके से। अब इस तरह आप अपने ही फील्ड में अपनी मौजूदगी को बढ़ा सकते हैं। चौथी बात कि आप इस दौरान अपनी ज़िम्मेदारी को समझें, यही आपकी शनाख्ती बुनियाद बनता है। वक्त की पाबंदी करें, अपने काम की ज़िम्मेदारी को समझें, मुस्तकिल मिजाजी के उसूलों पर अमल करें, अपने काम को वक्त पर मुकम्मल करें और डेडलाइंस की पाबंदी करें। इस तरह आपकी साख में इजाफा होता है। पांचवी बात यह है कि मुसलसल सीखने की कोशिश करें और तरक्की करें। आपकी साख तभी मजबूत हो सकती है जब आप ख़ुद को मुसलसल बेहतर बनाते रहते हैं। नए स्किल सीखने की कोशिश करें, अपनी जो मौजूदा सलाहियतें हैं उनको बेहतर बनाएं, अपने फील्ड में होने वाली नई तब्दीलियों से आगाह करें। उसके लिए ऑनलाइन कोर्सेज़ आ जाते हैं,
वर्कशॉप्स हो रही होती हैं, सर्टिफिकेशंस हो रही होती हैं, मुख्तलिफ सर्टिफिकेशंस हो रही होती हैं, इवन दो कि ऑनलाइन भी वो चीज़ें हो रही होती हैं, वो कर सकते हैं आप, ताकि जो जिस फील्ड के आप माहिर हैं उसमें मज़ीद क्या क्या अपडेट्स आ रही हैं, क्या क्या न्यू टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, नई चीज़ें आ रही हैं, तब्दीलियाँ आ रही हैं, उनकी आपको नो हाउ हो और आप उसके ऊपर अच्छे तरीके से ग्रिप कर सकें। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जब आप प्रोफेशनल काम कर रहे होते हैं, आया वो आप ऑफिस में जाके काम कर रहे हैं या फिर रिमोट वर्क कर रहे हैं, घर पर बैठ के काम कर रहे हैं, तो आपको बहुत ही रिलैक्स नहीं हो जाना चाहिए जब आप घर पे रह रहे होते हैं। ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र आपको तब भी रखना चाहिए। तो ये आज का हमारा पैगाम हो गया जो हमने आपके साथ शेयर किया। जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं खाने पीने के हवाले से, और आज बहुत ही मज़ेदार एक रेसिपी है जो हमने आपके साथ शेयर करनी है, और आज चिकन डायनामाइट आज हम आपको बनाना सिखाएंगे, जो कि रेस्टोरेंट से मिलता है और महंगा भी मिलता है और बहुत थोड़ा सा भी होता है, तो पेट ही नहीं भरता है उसके साथ। तो आज वो वाली रेसिपी आप घर में बना सकेंगे। डायनामाइट सॉस कैसे बनती है वो आप घर पे बना सकेंगे। तो उसके लिए आज हमें शेफ़ अली रज़ा ने ज्वाइन किया है, तो शेफ़ की तरफ चलते हैं। शेफ़ अली, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। शेफ, आज तो आप बड़ी अच्छी जो है ना रेसिपी लेकर आए हैं, वो मुझे भी बड़ी पसंद है। जी जी। डायनामाइट, वैसे तो डायनामाइट प्रॉन्स में खाती हूँ, वो भी एक है, और डायनामाइट चिकन भी, उसकी क्या बात है। नेक्स्ट वीक आपको प्रॉन बना के दे देंगे। हाँ, क्या बात है। आज पहले चिकन बनाना सिखाएं हमें, उसके लिए क्या क्या चीजें हमें चाहिए पहले वो बता दें। सबसे पहले चिकन चाहिए। ओके। चिकन को बोनलेस लेना आपने। ठीक है, बोनलेस चिकन चाहिए हमें। ठीक है। तो उसके बाद स्पाइस में इसके लिए हमें चाहिए रेड चिली, ओके, वाइट पेपर, साल्ट, पपरिका पाउडर और चिली हॉट सॉस, ठीक है, लेमन जूस, ओके, और सराचा सॉस। ठीक है। ठीक है। और इससे इसको पहले हम सबसे पहले चिकन को करेंगे मैरिनेट। ओके। हमें इसका जो है वो ब्रेस्ट पीस चाहिए इसका। जी जी, ठीक है। चिकन का ब्रेस्ट पीस चाहिए, थाई का भी बन जाता है। ठीक है। लेकिन सबसे अच्छा जो है ना ब्रेस्ट का बनता है, उसका होता है। ठीक है, ओके। इसको हमने कट करना है। जी, कट करके इसके क्यूब बनाने हैं। ठीक है। तो उसके बाद फिर हम इसको मैरिनेट करने के लिए रखेंगे। मैरिनेट करके थोड़ी देर इसको टाइम देंगे। ठीक है। तो फिर इसे हम उसके बाद सॉस बनाएंगे। सॉस के बाद इसको फ्राई करेंगे। ओह, तो आपने ये सॉस के लिए ऊपर जो है पॉट के अंदर रख दिया हुआ है ऑयल, यहाँ पर आपने फ्राई करने के लिए? नहीं, ये चिकन फ्राई करने के लिए ऑयल गर्म कर रहे हैं। ओके, ठीक है जी। चलें जी, ये तो आज बहुत ही मज़ेदार रेस्टोरेंट स्टाइल जो है ना डायनामाइट चिकन आज आपको हम बनाना सिखाएंगे, बल्कि शेफ़ अली रज़ा आपको बनाना सिखाएंगे। मैं नहीं सिखाऊंगी, मैं सिर्फ पूछूंगी कि इसके लिए क्या क्या चीज़ें हमें रिक्वायर्ड है, ताकि आप वो नोट डाउन कर लें घर पे और फिर आप अच्छे तरीके से उसको बना सके। क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए वो आप अपने अकॉर्डिंगली कर रहे हैं। जैसे अगर आपने ज़्यादा बनानी है तो उसके स्पाइसेस और उसका लेवल कितना होना है, स्पाइस कितना खाना है आपने, उसकी क्वांटिटी ये तो आपको पता चली जाती है। अब आप देखें कि किस तरह जो शेफ़ अली हैं वो क्यूब्स में चिकन को कट कर रहे हैं, और आपने भी बिल्कुल इसी तरह इसको कट करना है। इसके छोटे छोटे क्यूब्स कट कर लेने हैं ताकि ये अच्छे तरीके से पक जाए। और इसको बाद में फिर हम लोग मैरिनेट भी करेंगे। ठीक है जी। साथ साथ जो है ना वो हमारा चिकन जो है ना वो बन रहा है, और एक और गेस्ट हैं जिनसे हमने आपकी मुलाकात करानी है, जिनसे हमने आज बात भी करनी है, तो उनसे भी बात कर लेते हैं। आज हमने दमे के हवाले से बात करनी है कि दमा एक ऐसा मसला है जो कि कहीं ना कहीं पाया जाता है। अगर ये कहूँ कि जनाब 10 में से 2 शख्स हमें ऐसे मिलते हैं कि जो दमे की बीमारी का शिकार होते हैं। तो ये बीमारी है क्या, इसकी तशख़ीस किस तरह की जा सकती है, इसकी अलामात क्या होती हैं और इससे बचा कैसे जा सकता है, इस पर हमने बात करनी है। और दूसरा ये कि बहुत से लोग हैं वो एलोपैथी की तरफ नहीं जाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम होम्योपैथिक से जो है ना इलाज कराएं, होम्योपैथिक जो है ना हम लोग दवाइयों का इस्तेमाल करें, उनका उसके ऊपर भी बिलीव होता है, सबका अपना अपना बिलीव है। तो आज हमारे साथ जो है ना डॉक्टर हमजा बुखारी हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है, होम्योपैथी के एक्सपर्ट है, तो उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब आपको खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बड़ा शुक्र जी, बिल्कुल खैरियत। डॉक्टर साहब आज हमने दमे के हवाले से बात करनी है कि ये दमा बीमारी है क्या?
जी देखें कि दमा जो है बेसिकली ये तो हर एक कॉमन इंसान को पता है कि बेसिकली दमा जो ये एक सांस की बीमारी है जिसमें मरीज़ को सांस में लेने में दुश्वारी महसूस होती है, खांसी का आना, ड्राई कफ का आना, बाज़ दफ़ा बलगम के साथ खांसी का आना और सीने के ऊपर ज़ोर पड़ना और छाती के ऊपर ज़ोर अगर आ रहा है, सीने पर ज़ोर आ रहा है, इट्स मीन कि ये आपको मोस्टली दमे की बीमारी की वजह से, इसको हम दमा की इसको इस चीज़ का नाम किया जाए सांस लेने में मुश्किल पेश आना मोस्टली। अच्छा, अब इसमें जैसे अभी आपको पता है मानसून और बरसात का मौसम चल रहा है और इसमें जो है नमी भी बहुत ज़्यादा होती है इस मौसम के अंदर और हबस और घुटन वाला मौसम होता है। तो ये जो पेशेंट्स होते हैं बेसिकली दमे के, ये अस्थमा जिसको हम बोलते हैं, इसके लिए इन लोगों के लिए ये मौसम जो है इंतहाई ख़तरनाक होता है और जैसे सर्दियों का मौसम ज़्यादा ख़तरनाक होता है और इसके साथ ये बरसात का मौसम। तो इस मौसम के अंदर जो है इन लोगों को एहतियात और इन चीज़ों के लिए बड़ा ज़रूरी होता है कि उन चीज़ों का ख्याल रखा जाए अपनी बीमारी के लिए। अच्छा, बाज़ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको बीमारी जो है वो मौसमी हवाले से आती है कि जैसे ही इन्वायरमेंट चेंज होता है, मौसम चेंज होता है तो उनको ये बीमारी बढ़ना शुरू हो जाती है। और बाज़ पेशेंट हमारे इस तरह के होते हैं कि जिनको ये बीमारी जो है वो पूरा साल ही रहती है, उसको इन्वायरमेंट के ऊपर, मौसम के ऊपर या हालात के ऊपर ऐसा नहीं होता। अभी जैसे पोलन का मौसम आता है तो इस्लामाबाद में रहने वाले या जहाँ पर पोलन बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पर जो पेशेंट हैं उनको ये चीज़ ज़्यादा होना शुरू हो जाती है और वो चीज़ उस पर ज़्यादा इफेक्ट करती है उनके सांस लेने के ऊपर। और बाद जो पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको जेनेटिक ये चीज़ें मिल रही होती हैं, फैमिली में हिस्ट्री चल रही होती है, तो वो जेनेटिक जो है वो आगे से इस तरह से ये शामिल होना शुरू हो जाती हैं उनके अंदर भी। और सेकेंडली कुछ ऐसे अवामिल भी होते हैं हमारे यहाँ पाए जाते हैं, जैसे कि हमारी सांस की नाली के जो पट्टे हैं जो लंग्स को आपके कर रहे होते हैं, तो उसकी भी अगर देखा जाए तो उनकी कमज़ोरी की वजह से भी बेसिकली बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। सही है। अब जैसे पाकिस्तान में मोस्टली आप देखा जाए कि जो हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो हमेशा से बहुत ज़्यादा रहता है, उतना सेटिस्फाई नहीं होता कि जो एक WHO के रिकमेंडेशन के मुताबिक है वो यहाँ पर नहीं है। उसमें हवा में जो हर टाइम मौजूद जो टॉक्सिन्स हैं ये भी बेसिकली जिन लोगों की इम्यूनिटी वीक होती है या जिन लोगों को लंग्स का प्रॉब्लम होता है उन लोगों को ये चीज़ ज़्यादा इफेक्ट करती है। अभी जैसे कोई अगर बाहर के ममालिक में आप देखा जाए तो वहाँ पर अगर हम जाएँ तो मोस्टली अगर मैं जिन ममालिक में गया हूँ वहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 34, 5, 45 या 55 होता है। अच्छा, यहाँ पर अगर आप एक्सेस वॉक करना शुरू कर रही है, आपने एक जनरल इंसान की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल इंसान जिसको कोई अस्थमा या हार्ट की बीमारी नहीं है, तो वो अगर 8 किलोमीटर चलता है, 10 किलोमीटर चलता है, उसको थक जाता है, सांस भी फूलना शुरू हो जाता है। और इवन वही वॉक हम वहां पर जाके 20-20 किलोमीटर 15-15 किलोमीटर चल रहे हैं तो हमें फील ही नहीं होता है, आप बड़ा हल्का फील कर रहे होते हैं, हमें वो महसूस ही नहीं होता कि जी हमें इतने जो ये चीजें, तो ये माहौलियाती का जो असर है ये हमारे बेसिकली मुआशरे में और हमारी सेहत के ऊपर भी बहुत ज्यादा असर हो रहा है। चलिए इस पे मजीद बात करते हैं डॉक्टर हमजा से। हमारा जो चिकन है ना वो मैरिनेट होने जा रहा है, तो वो आपको दिखाते हैं कि उसमें शेफ अली ने कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से स्पाइसेस जो है ना वो सॉसेज ऐड ऑन किया है। शेफ अली बताइएगा। इसमें चिली हॉट सॉस ऐड की है मैंने और लेमन जूस, रेड चिली पाउडर, पपरिका पाउडर और इसमें साल्ट, तो वाइट पेपर। ठीक है जी, ओके। और इसको अब आप मैरिनेट कर रहे हैं? जी, मैरिनेट करके इसको थोड़ी देर रेस्ट देंगे, तो उसके बाद ये इसको हम फ्राई करेंगे। उतनी देर हम ना अब सॉस बना लेते हैं अपनी। अच्छा, इसको कितनी देर मैरिनेट करके हम रख सकते हैं? हमारे पास तो अभी चले टाइम नहीं है तो हम इसको 5 मिनट के लिए रख देंगे, लेकिन घर में हमें इसको कम से कम कितना मैरिनेट करके रखना है? 2 घंटे के लिए। 2 घंटे के लिए इसको मैरिनेट करके रखेंगे तो ये अच्छा इसका एक टेस्ट आएगा। ये चिकन टेंडर होना चाहिए। ओके। तो अगर आपने घर पे बनाना तो आप इसको सबसे पहले आपने बनाना है, इसको बटर मिल्क में डालना है चिकन को। ओह अच्छा। जी, अब बटर मिल्क आपको बता दूं, बटर मिल्क बनाने का तरीका जो होता है, आपने मिल्क लेना ½ kg, ठीक है, उसमें एक अंडा डालना है, अंडे में डालना है हल्का सा विनीगर, वाइट विनीगर, और उसको अच्छी तरह फेंट के उसमें चिकन डालना है। वो चिकन बिल्कुल टेंडर हो जाएगा, तो उसके बाद आपने चिकन को क्यूब करने हैं। अच्छा, क्यूब करके तो आपने इसको बिल्कुल सॉफ्ट अंदर से होगा, तो फिर इसको मैरिनेट करके आपने रखना 2 घंटे के लिए, तो फिर आप इसको फ्राई करें। बटर मिल्क में तो हमने उसको सोक कर लिया है। अब इसकी जो डायनामाइट सॉस है वो किस तरह बनानी है उसका बता दें। जी, आप डायनामाइट सॉस बनाने लगे, हम सबसे पहले लेनी है आपने 100 ग्राम मायोनीज। ओके जी, ठीक है, आप कर लें। 100 ग्राम हम लोगों ने मायोनीज लेनी है। जी जी, ठीक है जी। इसके अलावा जो हमें वो क्या चाहिए? इसके अलावा हमें चाहिए सराचा सॉस, लेमन जूस, हॉट चिली सॉस, और उसके साथ चाहिए हमें वो हनी। ओके चलें जी, ये हमारी मायोनीज हो गई है। जी जी, ठीक है, इसके अलावा आप बताइए। सराचा सॉस। ठीक है, सराचा सॉस भी आ गई। उसके बाद लेमन जूस आ गया हमारा। ठीक है,
ओके, उसके बाद आ गई चिली हॉट सॉस। चिली हॉट सॉस। जी, जी। ओके, ठीक है जी, ये हमारी डायनामिट सॉस। इसके अलावा इसमें और क्या जाएगा? इसके अलावा इसमें जाएगा हनी। हनी भी हनी जाएगा? जाएगा, केचप जाएगी। अच्छा, जी, ओके, हनी चला गया इसके अंदर थोड़ा सा। देन वी हैव केचप, टोमेटो केचप। जी जी, सिंपल वाली टोमेटो केचप। जी जी, सिंपल ओके, टमाटो ठीक है केचप। जी। और ये क्या है? ये हनी। अच्छा, और पहले भी हनी आपने डाला है? नहीं, ये वाला हनी पहले केचप डाली थी मैंने। अच्छा, वो पहले केचप थी। जी, जी। ओके, सॉरी वो दूर से नजर नहीं आ रहा ना कि क्या है वो मुझे लगा शायद वो ना हनी था। ठीक है जी, हनी चला गया, केचप भी जी। चली गई है। अब इसको करेंगे मिक्स। ठीक है जी, ओके। अब जैसे वो शेफ है ना, शेफ को पता है कि कितनी क्वांटिटी डालनी है, किस तरह करनी है। आप अपने अकॉर्डिंगली जो है ना, आपको कितना स्पाइस चाहिए, कितनी चीजें नहीं नहीं, चाहिए? इसकी प्रॉपर रेसिपी है, इसको स्पाइस नहीं होना, ये इंटरनेशनल रेसिपी है। नहीं मतलब ये जो जितनी ये आपने सॉसेस जी डाली जी, मैं है। इसका आपको रेसिपी रिपीट कर देता हूँ। 100 ग्राम लेनी है आपने मायो, ठीक है, उसमें 20 ग्राम डालनी है सराचा सॉस, ओके, 10 ग्राम डालना लेमन जूस, हाँ, और उसमें डालनी है 2 ग्राम आपने डालना हनी, अच्छा, और 5 ग्राम जानी है केचप। ओके, ठीक है, ठीक है। ये इतने ग्राम्स का आप ख्याल रखेंगे तब जाके आपकी सॉस अच्छी बनेगी। आप जी, अब जी। इसको मिक्स करके इसको कोटिंग करेंगे इसके ऊपर अब? जी, इसको फ्राई करके उसके बाद कोटिंग करेंगे। अच्छा, पहले हम चिकन को फ्राई करेंगे, उसके बाद इसके अंदर कोटिंग जी, करेंगे। जी। ठीक है, तब तक आप ये करें। या ब्रेक लेते हैं, यहाँ पे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। डॉक्टर हमजा की तरफ चलती हूँ। हम दमा के हवाले से बात कर रहे हैं कि दमा के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए होम्योपैथिक में क्या इलाज मौजूद है। तो डॉक्टर साहब, होम्योपैथिक में इसका इलाज है? तो दुनिया भर में वर्ल्ड वाइड भी अगर होम्योपैथी को देखा जाए अस्थमा के हवाले से या दमा के हवाले से, तो मैं किसी भी अगर यूरोपियन कंट्री का नाम लूँ, उसमें अमेरिकन है या जितने भी स्विट्ज़रलैंड है, फ्रांस है, अमेरिका है, यानी जितने भी ममालिक हैं ये मोस्टली होम्योपैथिक तरीका इलाज को पसंद करते हैं और उसी से ट्रीटमेंट जो है ये लोग करवाते हैं सारा। और इसमें होम्योपैथिक में बेहतरीन ऐसी अद्वियात पाई जाती हैं जिससे कि दमे का मरीज़ कुछ अरसा दवाइयाँ इस्तेमाल करके अपनी सेहतमंद ज़िंदगी को की तरफ वापस आ सकता है और बड़ी अच्छी ज़िंदगी जो वो गुजार सकता है, बजाय इसके कि वो कि देखें मोस्टली जो दूसरे तरह का इलाज है उसमें अगर कोई चीज़ आ जाती है तो वो मोस्टली पेशेंट्स को आप 90% पेशेंट देखेंगे वो स्टीरॉयड इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो स्टीरॉयड की हमेशा एक जो सुनने में आता है, हम जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं तो उनकी एक लाइफ होती है, उस लाइफ के बाद वो भी काम करना पेशेंट्स के ऊपर छोड़ जाते हैं। तो देन भी जाकर होम्योपैथिक जब उन दवाइयों के ऊपर बहुत अच्छा काम कर रही हैं तो इट्स मीन ये है कि होम्योपैथिक अद्वियात स्टीरॉयड से बहुत ज़्यादा अच्छा असर रखती हैं, जिनके साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं है, जिनके नुकसानात कोई नहीं है। और होम्योपैथिक अद्वियात जितनी भी ये कोई टोटके या कोई ऐसी वो चीज़ें नहीं है कि आपने पंसार से एक चीज़ ली या किसी स्टोर से कुछ चीज़ बाय की और उसको ली और ये चीज़ कर ली। जब प्रॉपर एक डॉक्टर से आप एक दवाई लेते हैं और उससे ट्रीटमेंट आप अपना स्टार्ट करवाते हैं तो ये तो ऐसी चीज़ है ना कि जब आप इलाज शुरू कर रहे हैं तो हज़ारों और लाखों ऐसे हमारे सेटिस्फाइड पेशेंट मौजूद हैं जिनको अल्लाह पाक ने शफा बख्शी है कि उनकी जो एयरवेज हैं, जो नालियाँ हैं सांस की लेके जाने वाली, उसमें जो इन्फेक्शन डेवलप हो गया या बैक्टीरिया ऐसे डेवलप हो गए हैं तो वो चीज़ें जो उनकी इंप्रूव कर जाती हैं, बेहतर कर जाती हैं। और ये रिजल्ट मौजूद हैं। जैसे पेशेंट 4 दिन 5 दिन या 7 दिन 8 दिन दवाई खा रहा है, उसकी इनहेलर से जान छूट रही है या उसकी जो हैवी एंटीबायोटिक खा रहा है या दूसरी चीज़ें खा रहा है, उनसे वो पेशेंट अपने आप को ज़्यादा बेहतर महसूस करता है। ये है कि होम्योपैथी की आप दवाई और इलाज करवाएंगे तो आपका इनहेलर से भी आपकी जान छूट जाएगी। देखिए, मैं तो ये बात कर रहा हूँ कि हमारे पास तो ऑन द रिकॉर्ड ऐसे बीसीओ पेशेंट मौजूद हैं कि जो हम रेफरेंसेस से दे सकते हैं। वो सिर्फ डॉक्टर हमजा बुखारी या बुखारी क्लिनिक के एंड से मैं ये दावा नहीं कर रहा, ये ऐसी कोई चीज़ नहीं कर रहा। हमारे जितने भी अच्छे होम्योपैथ डॉक्टर हैं जो लाहौर में मौजूद हैं या पूरे पाकिस्तान में दुनिया भर में मौजूद हैं, आप उनसे जब ये चीज़ें दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करवा रहे हैं, आप उन दवाइयों को देखें कि उनके ऊपर जो स्टडीज़ हैं या उनके ऊपर जितनी जो चीज़ें हैं वो पूरी दुनिया में कहाँ पाई जाती हैं। उसके ऊपर WHO क्या कह रहा है, उसके ऊपर जो हमारी रिसर्च है वो क्या कह रही है कि ये दमे के कितने मरीज इससे बेहतर हुए हैं, उनका जो इंग्रेडिएंट्स है या उनका जो मेन सोर्स है जो मेडिसिन का लेने का वो क्या है, ठीक है ना। तो उसमें हमारी जैसे ब्लाटा दवाई आती है, आर्सेनिक एल्बम आती है, कबरचो आती है, तो इस तरह की बेशुमार अद्वियात ऐसी मौजूद हैं
रिकॉर्ड के ऊपर भी हैं और वो सारी चीज़ें कंपनीज उसको मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं लोकल सतह के ऊपर भी और इंटरनेशनल सतह के ऊपर भी। लेकिन डॉक्टर हमजा, दमे के बारे में तो ये कहा जाता है ना कि ये लाइलाज बीमारी है, इसको कंट्रोल किया जा सकता है, इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता, ये सारी ज़िंदगी आपके साथ चलेगी अगर एक दफ़ा हो गई है तो फिर क्या जैसे इन्हेलर हमें सारी ज़िंदगी यूज़ करना पड़ता है, तो क्या अगर होम्योपैथिक इलाज करवा रहे हैं, होम्योपैथिक की दवाई खा रहे हैं, तो वो भी सारी ज़िंदगी खानी पड़ेगी? अब देखें, मैं इसमें एक चीज़ बेहतर देखूं, जैसे अद्वियात के साथ विटामिन भी बेसिकली एक अद्वियात ही हैं, ये भी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अब इन मरीज़ों के लिए विटामिन सी हो गया, विटामिन ई है, ओमेगा 3 है, इस तरह की जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं इन मरीज़ों के लिए। अब आप ये कहें कि एक पेशेंट है वो रंग का कारखाने में काम करता है, ये केमिकल्स वाली जगह पे काम कर रहा है या ऐसे इन्वायरमेंट में काम कर रहा है जहाँ पर धुआं बहुत ज़्यादा है, और वो पेशेंट होम्योपैथिक है, वो किसी भी चीज़ से ठीक नहीं हो सकता, एलोपैथिक से भी ठीक नहीं हो सकता। वो अगर दिन में 3 दफ़ा इनहेलर ले रहा है तो उसको 6 दफ़ा लेना पड़ सकता है। इन्वायरमेंट प्लस उसकी खुराक प्लस वर्जिश प्लस होम्योपैथिक। आप मेरे पास कोई भी ऐसा पेशेंट आता है, इस चैनल के तवस्सुल से आता है, मैं उनको उन पेशेंट्स के रेफरेंस वो चीज़ें हम दे सकते हैं कि जी आप ये देखें ये पेशेंट हमारे बेहतर हुए हैं। और फिर ये इतनी बड़ी चीज़ें नहीं है कि जी आप 6 महीने दवाई खा रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि आपकी तबीयत में कितना चेंज आया है। अब जो पेशेंट है वो 3 महीने में भी नहीं, मैक्सिमम 3 महीने या 6 महीने हम दवाइयात इस्तेमाल करवाते हैं, उसके बाद किसी दवा की जरूरत नहीं रहती। आपको पेशेंट्स को जो है वो विद इन 7 डेज विद इन 10 डेज पेशेंट्स को ये आइडिया हो जाता है कि मेरी जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ आ रही थी, मुझे जो मेरा सांस घुट रहा था, उसमें कितनी इंप्रूवमेंट आई है, उन चीज़ों में बेहतर आ जाती है, सीने के ऊपर जो वजन है वो कम आ जाता है। अच्छा, अब बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जो खुद ब खुद डिक्लेयर कर देते हैं, ये अनएजुकेटेड, जो मैं कहूँगा जो लोगों को नहीं पता कि हल्की बीमारी की डायग्नोज करने के बारे में इनको वो चीज़ है भी कि नहीं है। अगर अब किसी को हार्ट का प्रॉब्लम, उसका सांस भी खराब होगा, ठीक है, उसमें जब लंग्स इफेक्ट हो रहे हैं तो वो दमे की तरफ से चला आ जाएगा, और खून की कमी है तो उसको भी सांस का प्रॉब्लम होगा। तो ये मोस्टली ऐसी चीज़ें हमने देख के उसके बाद हम डायग्नोज करते हैं कि पेशेंट क्या है। अब हम ये देखते हैं कि बाद पेशेंट हमारे पास आते हैं, जी डॉक्टर साहब मुझे दमे का मसला हो गया जी। अब जब उसके लिए उसको दमा नहीं है, क्या चीज आ रहा है, उसको केरा है, PND पोस्ट नेजल ड्रिपिंग है। कि उसके अंदर जो हलक में है हर टाइम केरा रेशा बलगम गिरता रहता है, उसकी खुराक की नाली प्लस सांस की नाली वो इफेक्ट होती है। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको स्लीप एपनिया है, ठीक है, क्या ऑक्सीजन लेवल पूरा बॉडी के अंदर नहीं जा रहा, दिमाग में उस तरह से नहीं जा रहे, मुंह खोल के सांस लेते हैं सोते वक्त, या फिर गाड़ी चलाते हुए सो जाते हैं, या फिर क्या होता है ऑक्सीजन लेवल उनको साथ वो मशीन लगानी पड़ती है सोने के लिए। अब ये सारी चीज़ें जिसमें हम अगर इन सब चीज़ों को भी हम अस्थमा डिक्लेयर कर दें, ठीक है, तो मैं कहूँगा ये नाइंसाफी है। हम उस चीज़ को देखेंगे कि जो सिम्टम्स पेशेंट के आ रहे हैं उन सिम्टम्स के मुताबिक चलते हुए हमने ये देखना है कि इनको क्या अद्वियात दी जा सकती है। अब केरे की, बलगम की, वो अलग होंगी, ठीक है, अब केरे की दवाई आप एक मरीज को दे देते हैं, अब उसका खांसना, अब देखें ना, मैं बोल रहा हूँ अगर मुझे केरा रेशा गिरता है तो मुझे गला साफ करना पड़ेगा, बार बार इस तरह करना पड़ता है। अच्छा, अब वो क्या है, उसकी शिद्दत इतनी ज्यादा है कि वो आपको सांस ही नहीं आने दे रहा, तो डेफिनेटली उसके लिए जब वो इनहेलर लिया जाता है या कोई ऐसी दवाई ली जाती है तो वो टेम्परेरी तो रिलीफ दे देता है, लेकिन वो परमानेंट हल नहीं है। होम्योपैथिक पूरा तरीका इलाज है, साइंसी असूलों के मुताबिक है, WHO से रिकमेंडेड है और दुनिया भर में जाना जाता है। अब जो लोग स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं उनको सांस का प्रॉब्लम होता है, ठीक है, उनके लंग्स इफेक्ट हो रहे हैं, तो अब वो देखें, अब वो तो पेशेंट तो नहीं थे ना, उन्होंने खुद वो एनवायरनमेंट क्रिएट किया अपने लिए सही कि उन्होंने एक्सरसाइज नहीं ली। मैं ये करता हूँ हर पाकिस्तान में रहते हुए हर बंदे को डेली रात को स्टीम लाजमी लें, और जो लोग वॉक करते हैं 30 मिनट रोजाना, उन्हें मैं नहीं कहता कि कभी कोई दुनिया की कोई बीमारी लग सकती है, अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि वॉक एक ऐसी चीज है कि ये आपके ब्लड सर्कुलेशन को, आपके हार्मोन्स को ये बिल्ड करती है, तो ये बहुत ज्यादा ताकत देती है। तो ये चीज नहीं है कि जी इसका इलाज पूरी दुनिया ही में, पूरी जिंदगी रहते तक, जब तक जिंदा है तब तक दवाई खाना, ये किसी चीज का हल नहीं है। मुमकिन है कि आप इससे छुटकारा हासिल कर सकते हैं, क्योंकि आगे जो इंटेंस मौसम आने वाला है ना, सर्दियों का मौसम, फॉग स्मॉग वाला मौसम, ये भी दमा के जो पेशेंट है ना उनके लिए बहुत क्रिटिकल होता है। उनको दमे का अटैक बार बार होना शुरू हो जाता है, डस्ट की वजह से भी होना शुरू हो जाता है, मुख्तलिफ एलर्जीज़ की वजह से भी ये चीज़ होती है ना, तो उस पर भी बात करते हैं। और डॉक्टर साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। शेफ़ अली की तरफ भी चलते हैं, और शेफ़ अली, हमारा जो डायनामाइट चिकन है उसकी क्या प्रिपरेशन और क्या चीज़ें अब हमने करनी है? अब इसका ब्रेडिंग फ्लोर तैयार कर रहा हूँ मैं। अच्छा, इसमें सबसे पहले लेना मैदा, उसमें डालना कॉर्नफ्लोर स्टार्च। अच्छा, ठीक है, मैदा और कॉर्नफ्लोर डाला हमने, ओके। उसके बाद वाइट पेपर डालना है इसमें, ठीक है। वाइट पेपर के बाद आप डालना है इसमें सॉल्ट, ओके जी। सॉल्ट डालने के बाद इसमें डालना है चिकन पाउडर, ठीक है। ये हमारा ब्रेडिंग फ्लोर तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपने इसको स्पाइसी करना तो आप इसको स्पाइसी कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा हमने डालना, उसके बाद डालेंगे मस्टर्ड पाउडर, ओके, ठीक है।
ये कलर को चेंज करने के लिए। ठीक है जी। ये हमारा जो ब्रेडिंग बैटर फ्लोर। आप कह लें, बेटिंग पाउडर है वो जी, जी। आप उसको कह लें। इसके अंदर हम जो है ना वो अपने चिकन को टॉस करेंगे। जी जी, चिकन को टॉस करना। तो उससे पहले हमने ऑयल को अपना गर्म करना है। ठीक है। और ऑयल कितना गर्म होना चाहिए ये भी तो पता हो? ऑयल गर्म करना है 140 पे। 140 टेम्परेचर होना जी, चाहिए 140 उसका। ठीक है। अगर इससे ज़्यादा होगा हाँ। तो ये चिकन अंदर से कच्चा रहेगा, ऊपर से पक जाएगा। ओ, अगर सही है। और इसके एक दूसरा नुकसान ये है कि ऊपर से चिकन हार्ड होगा, लेकिन वो से, हाँ। जी खाने के काबिल नहीं रहता, जो ऊपर से ज़्यादा ब्राउन हो ठीक है। जाएगा। 140 जो है ना आपको ऑयल का टेम्परेचर होना चाहिए। जी, जी। लेकिन वो घर पे हम कैसे जांच सकते हैं डॉक्टर शेफ अली? घर में आप एक पैरामीटर मिलता है, अच्छा, ठीक है, वो रख लें, उससे चेक कर लें आप। ठीक है। तो हम तो वैसे ऑलरेडी वैसे ही करते हैं। आप कैसे करते हैं? पैरामीटर से नहीं करते हैं? नहीं, पैरामीटर हम कम ही यूज़ करते हैं। अच्छा, जी, जी। आप लोग क्या आपका कैसे तरीका है? आप कैसे चेक कर लेते हैं? ये हमने आप अब तो इतना मेरे ख्याल से एक्सपीरियंस हो गया कि जी, देखकर ही पता चल जाता होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, देखने से पास से गुजरते ही चेक हो जाता है कि कितना टेम्परेचर हो गया क्या इसका। बात है, वाह जी वाह। ठीक है जी। ये जो उन्होंने बेडिंग पाउडर बनाया था शेफ अली ने, उसके अंदर चिकन जो है ना हमारा मैरिनेटेड चिकन, जो स्पाइस लगे हुए और सॉसेस लगे हुए चिकन था, उसको टॉस किया और अब उसको हम लोग फ्राई कर रहे हैं। ठीक है। अब ये फ्राई होगा और उसके बाद जो डायनामाइट सॉस बनाई है, जी, जी। फिर आप उसके अंदर इसको ऐड ऑन कर देंगे। जी जी, ऐसे ही है। ठीक है। और ये कितनी देर हम लोगों ने इसको करना है फ्राई? ये 7 मिनट्स। 7 मिनट्स के जी। लिए हमने इसको फ्राई करना है। ठीक है। हल्की आंच पे या मीडियम या ज्यादा? मीडियम पे। मीडियम आंच जी, के जी। ऊपर हमने इसको फ्राई जब करना चिकन डालते हैं ना, ऑयल का टेम्परेचर डाउन हो जाता है। तो आप चिकन डाला, उसे हल्की सी आग को तेज करना है। ठीक है। तो उसके बाद वो 7 मिनट तक पकाना आपने। 7 मिनट्स तक आपने इसको पकाना है। जी, जी। ठीक है। जब तक हमारा चिकन पक रहा है, इसके अलावा कोई और प्रिपरेशन हमने करनी है शेफ अली? बस इसको बाहर निकाल के ठीक है। तो उसके सॉस के साथ मिक्स करना है। ठीक है। तो फिर प्रेजेंट करना है इसको। फिर उसको प्रेजेंट करेंगे। ठीक है जी। जब तक हमारा चिकन पक रहा है, डॉक्टर हमजा की तरफ चलते हैं। जिससे मैंने बात की थी कि आगे आने वाला जो मौसम है वो बहुत ज़्यादा आपको पता है कि इंटेंस हो जाता है, तो उसके लिए क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स ली जा सकती हैं जो कि दमे के लोग हैं जो हमें देख रहे हैं उनके लिए? तो डॉक्टर हमजा, उनके लिए क्या आप बताएंगे कि आगे जैसे सर्दियाँ आने वाली हैं जी, तो वो क्या सर्दियों कर से सकते पहले हैं? जो मौसम आ रहा है जी, वो तो उससे भी ज़्यादा उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। हाँ जी, स्मॉग वाला। स्मोक जैसे शुरू हो जाएगी तो स्मोक में तो आम इंसान जो है, हमें याद है कि हम लास्ट टाइम भी जब प्रोग्राम कर रहे थे तो उस टाइम यहाँ बैठे हुए ये इन्वायरमेंट था कि हमें वो सांस लेने में मुश्किल और वो चीज़ें थी। तो उस सिलसिले में जो प्रिकॉन्शियसली जो लोगों को इस्तेमाल है, वो सबसे पहले तो आपने जो आपके घर के कमरे हैं, ठीक है। उनकी जो खिड़कियाँ, उसके ऊपर गीले कपड़े लाजमी, जो उनका जहाँ से ठीक एयर स्पेस आ रही जा रही है, उस चीज़ के ऊपर आप जो है वो वहाँ पर गीले कपड़े, तौलिए ऐसी कुछ चीज़ें रखें कि ताकि हवा अगर जहाँ से पास हो रही तो वहाँ पर डस्ट, उस तरह से पोल्यूशन आपके जो कमरा है उसके अंदर वो चीज़ ना आ सके। और फाइबर वाली जो ग़िज़ाएं हैं वो ज़्यादा खाई जाएँ। ओके। तुलसी के जो है इसके लिए वो बहुत ज़्यादा बेहतर है। तुलसी के हाँ जी, पत्ते? तुलसी के पत्ते हैं, तुलसी की अच्छा। बीज, ये चीज़ें बहुत फ़ायदेमंद ठीक हैं। है। इसी तरह से फिर दूसरी चीज़ें जो आती है, हल्दी है, हल्दी, लेकिन हल्दी को एक्सट्रैक्ट फॉर्म में या दूध में डालकर जो मरीज़ ले रहे हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद आ ओके। जाती हैं। तो कुछ ऐसी जो नेचुरल रेमेडीज़ हैं जिनको हम लेके और अपनी आप को एक बेहतर लाइफस्टाइल के साथ हम इसको कर सकते हैं। और फर्दर जो होम्योपैथिक अद्वियात में मैंने बताया कि हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी कम्बिनेशन भी मौजूद हैं अद्वियात के, और सिंगल रेमेडीज़ भी मौजूद हैं जिसमें हम जो टॉप की रेमेडीज़ हम देते हैं। जैसे कि कोरोना के दिनों में भी हमारी कुछ अद्वियात ऐसी थी कि जिन्होंने बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छा काम मरीजों के ऊपर किया है। उसमें आर्सेनिक एल्बम हमारी एक टॉप ऑफ द रेमेडी, एक होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कि दमा के मरीजों में प्लस कोरोना के मरीजों में इस दवाई ने अपने आप को क्योंकि मनवाया कोरोना है। में भी सांस का प्रॉब्लम हो जाता तो था, वो लंग्स का प्रॉब्लम। हाँ, और ये दवा इतनी ज्यादा उस टाइम इसकी मार्केट थी कि इंपोर्टेड किया, ये लोकल भी अवेलेबल नहीं थी पाकिस्तान में, क्योंकि इसके इतने अच्छे रिजल्ट थे इस दवाई के। और इसी तरह से कुछ हमारे कैल्शियम सल्फ है, काली सल्फ है, नेट्रम सल्फ है, इस तरह की अद्वियात हैं। ब्लाटा है एक दवाई मैंने बताई है। अब बाज़ मरीज़ ऐसे होते हैं जिनका जो कार्डियक साइज वो इनलार्ज हो जाता है, तो उन लोगों को भी जो है वो लंग्स का प्रॉब्लम साथ आना शुरू हो जाता है और सांस लेने में मुश्किल आती है। उसके लिए हमारी एक आई वायरस मेडिसिन आती है, वो बहुत अच्छी है। इसी तरह ब्लाटा मैंने जैसे नाम लिया, फिर एस्पिडोस्पर्मा है, और इस तरह करके काफ़ी अद्वियात ऐसी हैं कि जो इनमें हमारे लिए बहुत हेल्प आउट होती है। लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि हमारे साथ जब पेशेंट हमारे सामने बैठता है और हम उसको देखते हैं
कि उसकी पोजीशन क्या है, उसके सिम्टम्स क्या हैं, ये किस स्टेज के ऊपर है, इसको किस तरह से जो है वो हमने ट्रीट करना है, तो देन जाके फिर हम वो अद्वियात रेकमेंड करते हैं पेशेंट को। और फिर वही बात बता रहा हूँ कि मोस्टली ये मैं ये कहूँगा कि जैसे दुनिया भर में इस टाइम 30 करोड़ के करीब जो अफराद वो मौजूद हैं इसमें इस बीमारी में मुब्तला हैं, लेकिन खवातीन की जो है वो ज़्यादा है, इस तादाद इसमें ज़्यादा है, खवातीन में ज़्यादा आता है। अच्छा, खवातीन में मोस्टली ये आ जाता है कि जब आफ्टर द इसमें डिलीवरी और ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी कुछ अद्वियात का इस्तेमाल या कुछ ऐसे माहौल या ऐसी टॉक्सिन्स इनकी बॉडी के अंदर रह जाते हैं कि बॉडी को डिटॉक्स सही तरीके से प्रॉपर तौर पे नहीं हो सकती। फिर खून की कमी, एक मैंने बताया कि ये खवातीन का मसला आपको पता है सबसे बड़ा, एनीमिया जो रह जाती है जो खवातीन, तो उसका जब इलाज किया जाता है। या फिर दूसरी चीज़ें इसमें अगर हम आ जाएं कि जैसे उनका इसमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी आ जाती है, ये जब सब चीज़ें हम देख के और इनको प्रॉपर तौर के ऊपर डायग्नोज करते हैं, फिर मैंने वही बात कर रहा था कि जो लोग हम यहाँ पर सारा दिन जो शोर है और शोर हार्न का, गाड़ियों के हार्न का शोर है या सिलेंसर्स का रिक्शों का दौर है, ये भी बेसिकली पोल्यूशन को पैदा करते हैं, पोल्यूशन जनरेट करते हैं। तो इससे भी बहुत ज़्यादा जो है वो पेशेंट्स को और मरीज़ को जो है वो ज़्यादा इफेक्ट होता है। होम्योपैथिक में आपके पास बच्चे भी आते होंगे दमा के पेशेंट, क्योंकि बच्चों में भी ये बहुत ज़्यादा प्रिवेल करती जा रही है। मोस्टली जो बच्चों में हमारे पास आते हैं ना वो 5 साल 7 साल या 8 साल के बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको प्रॉब्लम हो रहा होता है, या जैसे जिन बच्चों में वीजिंग का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा। ठीक है ना, अभी 6 महीने का बच्चा है या 3 महीने का बच्चा है, अब ये देखें आप इस होम्योपैथिक अद्वियात की ये क्वालिटी आप देखें कि हम 3 महीने के बच्चे को भी 2 महीने के बच्चे को भी ये कतरे दे रहे हैं और वो सेफ हैं। ठीक है, तो उसमें ये चीज़ नहीं कहा जा सकती थी कि आप एक तो बड़ी 40 साल के 50 साल की उम्र के बंदे को ये दवाई इस्तेमाल कराना है। नहीं, हमारे पास 3 साल के बच्चे, 3 माह के बच्चे, 6 माह के बच्चे भी आ रहे हैं कि सांस लेने में जब इनको प्रॉब्लम आ रही है, विजिंग है, उसमें से आवाज़ आ रही है, वो सारी बात माँ को पता चल जाता है उसमें या पेरेंट्स को, तो उसमें की आवाज़ें आ रही है ना, तो वो बेसिकली उसकी भी दवाई एंटीमोनियम टाट हमारी एक दवाई बहुत अच्छी है। तो ये बड़ों को भी यही दवाई दी जाती है और बच्चों को भी? बच्चों को भी यही दवाई दी जाती है, बड़ों को भी यही दवाई दी जाती है। दवाइयों को हमारे ऐसे नहीं है, लेकिन हाँ कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो जाता? मैंने बताया ना जी कि हम 40 साल के बंदे को भी वही दवा दे रहे हैं और हम 3 महीने के बच्चे को भी वो दवा दे रहे हैं और 6 माह के बच्चे को भी वही दवा दे रहे हैं। तो इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि होम्योपैथिक अद्वियात के किसी किस्म के कोई साइड इफेक्ट्स हैं। वही पहले अपने इंट्रो में मैंने ये कहा था ना डॉक्टर साहब कि कुछ लोग हैं जो एलोपैथी नहीं, उस तरफ नहीं जाना चाहते, वो उनका एतमाद ही होता है कि वो होम्योपैथिक की साइड पे जाए, होम्योपैथिक दवाइयां खाएं। लेकिन लेक ऑफ एजुकेशन की वजह से ना हमारे यहाँ पर लोगों की इतना शऊर लोगों में है नहीं कि जो चीज जिससे सुनी सुनाई उसने बोल दिया। अभी अगर कोई आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा चीजें चल रही है ना, हर कोई आके बन जाता है डॉक्टर, हर कोई डॉक्टर बन जाता है। बात ये है ना कि आप पहले ये देखेंगे जिससे आप इलाज करवा रहे हैं उस बंदे की रिप्यूट क्या है, क्या वो बंदा सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर बैठ के पैसे लगा के अपने आप को मशहूर कर रहा है या वाकई उसको अल्लाह पाक ने वो इज्जत दी है या लोगों ने वो इज्जत दी है कि वो बंदा उस काबिल हो गया है कि ठीक है जी सही इलाज करवाया जा सकता है या नहीं करवाया जा सकता। सिर्फ जिसको दिखावा कहते हैं वो चीज़ें तो बेसिकली इलाज नहीं है ना, हमें उससे कोई मायने नहीं रखता कि आप एक किनाल के क्लिनिक में बैठे हैं या आप एक छोटी सी दुकान में बैठे हैं, आपकी रिप्यूट क्या है, आपकी रिप्यूट क्या है, आपके अल्लाह ताला ने आपको कितनी सलाहियत दी है ना, ये मैटर करता है। बंदा कैसा वो चीज़ें जब आप लेके चलते हैं तो फिर जारी बात है अल्लाह पाक आपकी हेल्प करता है और आपकी जो मामलात हैं, जो अद्वियात हैं, फिर वही बात है कि आप इसको सर्च करें पूरी दुनिया में कि होम्योपैथिक वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर कितनी ज्यादा इफेक्टिव है दमे के मरीजों के लिए, दमे के मरीजों के हवाले से। चले शेफ अली की तरफ चलते हैं। शेफ अली, कहाँ तक हमारे जो चिकन है वो पहुंचा है? चिकन बस रेडी होने वाला, ठीक है, तो 2-3 मिनट में रेडी हो जाएगा। ओके जी ठीक है जी। हमारा साथ साथ चिकन फ्राई हो रहा है और उसके बाद हमने उसको जो हमने अपनी डायनामाइट सॉस बनाई थी उसके अंदर उसको टॉस करेंगे उसको और उसके बाद उसको प्रेजेंट किया जाएगा। ये आप एज अ डिज़र्ट कह रही हूँ, एपेटाइज़र भी यूज़ कर सकते हैं। जब कोई घर में गेस्ट आ गया है, इसको ज़्यादातर खाली ही खाया जाता है, इसके साथ नान रोटी चावल ये कुछ भी नहीं खाया जाता है। सॉस के साथ ही खाया जाता है, खाली सॉस के साथ खाया जाता है, ये ऐसे ही बहुत मजे का लगता है। ठीक है जी, ये हमारा चिकन जो है ना वो रेडी हो रहा है। हमारे पास वक्त भी थोड़ा सा कम है, इसलिए मैं चाह रही हूँ कि हम जल्दी जल्दी आपको बता भी दें और दिखा भी दें कि इसकी जो फाइनल लुक होने वाली है वो किस तरह की लुक होगी। सही है जी, ये आज आपको जो है ना वो डायनामाइट चिकन बनाना जो है ना शेफ़ अली रज़ा आपको सिखा रहे हैं कि आपने घर में मज़ेदार रेस्टोरेंट स्टाइल जो डायनामाइट चिकन है वो किस तरह बनाना है। उसकी लुक चेक करें, कितनी खूबसूरत लुक आई है उसकी। उसका जो ऊपर बैटर लगाया था शेफ़ अली ने, उसका जो क्रिस्प है और उसका जो कलर आया है ना, बहुत ही खूबसूरत कलर आया। ओके,
सिर्फ 7 मिनट्स आपको इसके लिए चाहिए, जी, क्योंकि 7 आपने मिनट चाहिए। ऑलरेडी प्री हीट किया हुआ है। अपना जो ऑयल था 140 उसका टेम्परेचर होना चाहिए, उसमें प्री हीट आपने ऑलरेडी ऑयल किया हो, और उसके बाद जो आप उसको बैटर लगाएंगे अपने चिकन को, उसको आपने फ्राई करने के लिए रख देना, और मीडियम हीट के ऊपर आपने उसको फ्राई करना है। और उसके बाद जब ये फ्राई हो जाएगा तो इसकी लुक थोड़ी सी इस तरह की निकलेगी कि ये हल्का हल्का सा जो है ना ब्राउन कलर, गोल्डन ब्राउन कलर जो है ना इसका आया होगा। और उसको आपने जो हमारी डायनामाइट सॉस है उसके अंदर आप उसको जो है ना वो करेंगे, टॉस करेंगे। जी, और इसको ये टॉस हमारा जो है ना डायनामाइट चिकन, वाओ क्या बात है। ये सॉस के अंदर आप लगाएंगे, थोड़ा सा ऊपर करके दिखा दें क्योंकि हमारा टाइम जो है ना वो ख़त्म हो गया है। प्लेटिंग हमारी रह गई है, लेकिन आप लोगों को पता तो चल गया है कि किस तरह बनाना है, क्या रेसिपी है सारी, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें ऐड ऑन करनी है। तो प्लेटिंग जो है ना वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, जिस तरह भी आपने करनी है। शेफ़ अली साथ साथ प्लेटिंग भी कर लेंगे जल्दी जल्दी कि आपको बता सके कि किस तरह करनी है। तो ये हमारा डायनामाइट चिकन था जो शेफ़ अली ने बनाया। हमारे साथ डॉक्टर हमजा बुखारी मौजूद है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का भी, आप भी आए दमे के ऊपर हम बात कर रहे थे, साथ साथ शेफ़ अली रज़ा ने भी हमें ज्वाइन किया था। शेफ़ बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और ये सीजनिंग भी हो गई है उसकी, और साथ ही साथ हमारा चिकन डायनामाइट वो भी रेडी हो गया। थैंक यू सो मच जी आप दोनों का। और यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब अब कुछ बात कर लेते हैं लाहौर शहर के हवाले से। आपको पता है अगस्त का महीना शुरू हो चुका है, और जैसे ही अगस्त आता है ना तो यौम आज़ादी की जो तैयारियां ना वो भी शुरू हो जाती हैं। और 14 अगस्त बस आने ही वाली है, तो उस हवाले से ज़िले इंतज़ामिया ने, पंजाब हुकूमत ने क्या तैयारी कर रखी है उस पर बात करेंगे। किस तरह मनाना है ये वाला जो 14 अगस्त है, यौम आज़ादी है, उस पर बात करते हैं। हमारे साथ इमरान अकबर मौजूद हैं, चीफ़ रिपोर्टर हैं, उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। इमरान साहब आपको खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? जी वो ज़बरदस्त जी, अल्हम्दुलिल्लाह। इमरान साहब 79वां यौम आज़ादी हम मनाने जा रहे हैं, और इस दफ़ा मार्का हक और जो यौम आज़ादी दोनों को जो है ना कंबाइन करके हम इस दफ़ा सेलिब्रेट उसको करेंगे। तो क्या तैयारियां की गई हैं ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से, पंजाब हुकूमत की तरफ से? देखिए मुनीबा, बहुत शुक्रिया आपका। चूँकि इस साल जो है ये मार्का हक मनाया जाएगा 14 अगस्त को, और आपको ये मैं बताता चलूँ कि जो 6 और 7 की रात मई में जो हुआ था, हाँ। और 9 मई को शाम 5 बजे एक ट्वीट आया था अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि जंग बंदी का ऐलान कर दिया गया है। तो हमें तो एक एक लम्हा याद है। बिल्कुल बिल्कुल। और उस लम्हे में जो हठधर्मी की इंडिया ने और भारत को जो है मुंह की खानी पड़ी, और इतनी कुशीदगी उसने पैदा की, इतनी उसने नफसियाती प्रेशर डाला पाकिस्तान पर के पाकिस्तान कहे कि हमने बहुत ज़बरदस्त काम किया, मगर जो पाकिस्तान ने कर डाला अभी तक भारत को समझ नहीं लग रही कि उसके साथ हो क्या रहा है। अभी भी वो फिगर आउट कर रहा है कि हुआ क्या है मेरे साथ। अभी भी कैसे गया मोदी सरकार जो एक, आपको पता है कि उसने शुरू से ही एक ववेला मचाया हुआ है मुसलमानों के खिलाफ, और वो इसका बड़ा नारा लगाते हैं क्योंकि उसने अपनी सरकार बनानी होती है। और ये सारी चीज़ें जो हैं बुनियादी मरसूस के नाम पर जो हमने ऑपरेशन किया, और उसमें हमने आखिरकार फतह पाई, और अल्लाह ताला ने हमारा भरपूर साथ दिया और हमेशा से साथ दिया इस वाले से। और जो इस वक्त पाक फ़ौज के जो नारे लगे तब, और पूरा पाकिस्तान जो है वो उसके हर मकीन ने, हर बंदे ने जो है मुकम्मल साथ दिया फ़ौज का। और आज आप देख रही हैं कि आज उसके हवाले से मुकम्मल तैयारियां की जा रही हैं। लाहौर शहर समेत पूरे सूबे को, पूरे पाकिस्तान को सब्ज़ हलाली परचम से सजाया जाएगा, और बाकायदा तैयारियां शुरू हैं। आप बाहर ज़रा निकल के देखें, सब्ज़ हलाली परचम के जो रंग हैं वो आपको नज़र आएंगे, और तमाम बरकी कमकमे नज़र आएंगे। तमाम सरकारी जो इस वक्त इमारतें हैं, मार्केट्स हैं
शहर लाहौर की अंडरपासिस हैं, ऑरेंज ट्रेन है, मेट्रो बस उनको है, सजाया तमाम जाएगा। रूट्स को सजा रहे हैं। और ये 14 अगस्त को मार्के हक मनाने जा रहे हैं हम, और मार्के हक में बाकायदा पाक फौज के नारे लगाए जाएंगे, नारे तकबीर बेशक, लगाया जाएगा, बनता भी ताकि है, बनता है। एक दोबारा से जो है डिटर्मिनेशन आए, कौम में यकजा किया जा रहा है। और यही उनका एक इस वक्त स्लोगन है, मार्के हक, ताकि पूरी कौम एक सफ पे खड़ी नजर आए और ये मैसेज दिया जाए दूसरे मुल्कों को, ख़ास तौर पर भारत को, जो हमेशा से हरदर्मी करता आ रहा है, हमेशा से उसने रात के अंधेरे में ऑपरेशन किया है और 69 लोगों पर ऑपरेशन किया है और 69 लोगों पर उसने बम बरसाए। और आपको पता ही है कि उसके साथ क्या हुआ, कि जो अब पूरी दुनिया में उसको मुंह की खानी पड़ी और जलालत हुई उसकी और जलील हुआ है। इस तरह से उसने किया कि उसको अभी तक पता ही नहीं चल रहा कि उसके साथ क्या हो गया है। एक पाकिस्तान का मुल्क जिसको वो बड़ा आसान हदफ समझता था, उसने आसान हदफ समझकर उसके साथ अब नहीं जो समझेगा, करने की अब कोशिश नहीं की समझेगा, वो उसके हाँ। सामने आया। उसने कहा इनको हम टेक्नोलॉजी की मार मारते हैं। नींदें फिर उड़ गई हैं उनकी फिर इस जब वक्त। टेक्नोलॉजी की मार की बात आई तो फिर आपको पता हमने है टेक्नोलॉजी कि भी दिखाई, हमने फिर भी कैसी टेक्नोलॉजी होती है। दिखाई। और टेक्नोलॉजी में आपको पता है पाकिस्तान वैसे भी नंबर 1 है। और उन्होंने पूरा अपना जो हमारे इसका फील्ड मार्शल है, जिनको फील्ड मार्शल का दर्जा दिया गया, उन्होंने बाकायदा दिन रात चुगनी करके काम कर दिखाया और आखिरकार पाकिस्तान को नंबर 1 कर दिखाया। और आज देखें, ये हमें खबरें आ रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का दौरा आ रहा है पाकिस्तान में। हाँ। और मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान जैसे मुल्क को जो है वो इतनी इज्जत और इतना सारा मान मिला है। और ये मान किस वजह से है कि पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा था और इंडिया हमें कहाँ पे ले आया। ये अल्लाह ताला की तरफ से हमें गायबाना मदद मिली है। ये तमाम जितना भी काम है, यहाँ पे तो हमारे वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने खुद कहा कि अल्लाह ताला की तरफ से गायबाना मदद है। बिल्कुल, और ये बेशक, मार्का बेशक। हक जो है, ये पाकिस्तान में जो मनाया जाएगा इस साल, इस दफा तो ये उसका पूरी- स्लोगन भी बड़ा पूरी- अच्छा है ना, हुसूल आजादी से तहफ्फुज आजादी Yes, तक। इतना ये खूबसूरत जो पूरी दुनिया स्लोगन है को इस एक दफा। मैसेज देना है कि पाकिस्तान जो है वो यहाँ पे खड़ा है और अपनी हिफाजत करना जानता है, अपने जो यहाँ पर लोग रहते हैं उनकी हिफाजत करना जानता है। और ये जो हमने साल गुजार दिए हैं यहाँ पे, हमें इस तरह ना समझें कि हम वैसे ही बैठे हुए हैं। ये तो हमें वैसे ही एक पार्टीशन के वक्त, तकसीम करते वक्त इस तरह से करवा दिया गया कि हमारे कानून चलेंगे, हमारा ही सिस्टम चलेगा। मगर अब ऐसा अब नहीं ऐसा है, नहीं होगा। टेक्नोलॉजी आ चुकी है। हम पीस को प्रमोट करते हैं, हम Yes. अमन को प्रमोट करते अमन हैं, को लेकिन promote अगर करते आप हैं। हमारा पीस खराब करने की कोशिश देखिए- करेंगे तो फिर हम भी तो चुप नहीं बैठेंगे देखिए, ना। मैं ये समझता हूँ कि ये जो 14 अगस्त का दिन है, इसमें आज़ादी जो है, देखिए आज़ादी तो हर मुल्क में नाता है, मगर इस साल जो है इस 14 हमारी- अगस्त को हाँ, एक खास नौयत के दुगनी तरीके से, खुशी है हमारे जी लिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आप ये देखें कि ऑपरेशन बुनियाद मरसूस, उसका नाम इस तरह से रख दिया गया अहनी दीवार। और उस अहनी दीवार के आगे फिर जब जिस दिन इन्होंने बाकायदा हमला किया बताकर, सुबह 4:10 पर नमाज होती है और ठीक 4:11 से 12-13 मिनट पर इन्होंने जब भारत पर ऐसी जगह पर हमला किया जहां पर हमला काम भी आया। और ये नहीं कि कोई आम लोगों पर हमला कर दिया, ये नहीं कि किसी की बस्ती पर हमला कर दिया, बिल्कुल उनके ऐन मुताबिक उनके फौजी अड्डों पर हमला किया जिस पर वो मान कर रहे थे, जिस पर वो बरस रहे थे कि हम पाकिस्तान को इतना नुकसान कर देंगे। और उनका जो हमने 400 उड़ाया और उनकी जो हमने कम्युनिकेशन खत्म करवाई, और जैसे कम्युनिकेशन खत्म हुई तो उनके तो अपने लाले पड़ गए, जान के लाले पड़ गए कि ये हुआ क्या, किस तरह से कम्युनिकेट करें। उसमें ब्लैकआउट हो गया। और उस पर ही देखें ताकतें एवं नहीं उठती। जैसे ही हमने हमला किया, सुबह हमला हो रहा है, शाम 5 बजे ट्वीट भी आ जाएगा, शाम 5 बजे ट्वीट आ जाएगा। और मुझे अभी तक याद है, मैं प्रोग्राम में बैठा हुआ था यहाँ पे और हम बात कर रहे थे और साथ ही बीच में ब्रेकिंग न्यूज आई कि जी ट्रंप का जो है वो ट्वीट आ चुका है, जंग बंदी का ऐलान कर दिया गया है। और उसको उसकी सेलिब्रेशन अब होगी और मार्के हक मनाया जाएगा, लोगों को बताया जाएगा, दुनिया को मैसेज दिया जाएगा कि पाकिस्तान जो है अमन का मुल्क है, ये अमन का, ये यहाँ पर अमन बांधता है। और यहाँ के तमाम लोग जो हैं वो कारोबार करना चाहते हैं, वो अपना बिजनेस चलाना चाहते हैं, वो हर तरह से जो है अमन पसंद है और यहाँ पे कोई लड़ाई का कंसेप्ट नहीं है। और इसी सिलसिले में हिंदुस्तान ने हमें माजरत के साथ इस तरह से दुनिया के सामने
तस्वीर हुआ है। पेश की हुई थी, इस तरह से पोर्ट्रे किया हुआ था कि जिस तरह हम अस्तगफिरुल्लाह नौजुबिल्लाह कोई एशिया के गुंडे हैं, यानी कि एशिया के कोई दहशतगर्द है, ऐसे ही कि अब पूरी दुनिया को ये पता चला है तो खुद कि वो जो इंडिया हुआ की जो 23 हुकूमत है अप्रैल वो कर रही को, होती वो है। जो हुआ 23 अप्रैल को जो कश्मीर में हुआ वो पाकिस्तान ने नहीं करवाया। अगर करवाया तो पाकिस्तान तो आज भी कहता है सबूत लेकर आए। हाँ, बिल्कुल ऐसे ये पहलगाम पाकिस्तान वाला तो आज भी वाकया, देखिए हम तो अभी पाकिस्तान तो आज भी कहते हैं कहता है कि आप सबूत आएं, लेकर बैठे, आए। findings और करते ये हैं, समझिए कि जिस तरह हमने investigate इनकी करते हैं। क्रिकेट बंद करवा दी है, जिस तरह हमने इनके मैच बंद करवा दिए हैं, तो ये जरा हल्ला बोलेंगे इनका हम पूरा दुनिया में बाइकआउट करवा देंगे। जब देखें आपका त्यारा आता है, आप त्यारा किसका चला रहे हैं? ओए होए। आप देखें जिन लोगों का त्यारा चला रहे हैं वो उनकी मार्केट डाउन अब करवा वो दी अगली आपने। दफा सोचेंगे इनको उनकी देते मार्केट हुए डाउन कि करवा दी। ये तो और चला भी नहीं देखिए, सकते हैं। आप देखिए कितना ज़बरदस्त है कि आपका आज़ादी का दिन है, सुबह सुबह 21 तोपों की सलामी और वहाँ पे नारे तकबीर के नारे, और आज़ादी का दिन होगा, बच्चे क्या, बूढ़े क्या, जवान क्या सड़कों पे आएंगे, नारे तकबीर के नारे लगाएंगे, सब हलाली परचम की शान बयान करेंगे और आन बयान करेंगे। यहाँ पे तमाम फंक्शन की डिटेल ये है आ चुकी है। अच्छा। आपका हजूरी बाग में मरकजी प्रोग्राम होने जा रहा है जिसमें वज़ीर आला अच्छा। पंजाब जो है वहाँ पे शिरकत करेंगी। हसूल आज़ादी के हवाले से प्रोग्राम होंगे, आपके अल हमरा आर्ट काउंसिल में प्रोग्राम होंगे, आपके कज़ाफ़ी स्टेडियम में प्रोग्राम होंगे, आपके वाघा बॉर्डर पे परेड के दरमियान प्रोग्राम होंगे। वो क्या दिन होगा 14 अगस्त का कि शाम के टाइम जो वहाँ पे नारे लगने हैं, जो वहाँ एक पर अलग ही समा वो होता है वहाँ एक पे। जज्बा होगा, वहाँ पे तो वहाँ पर आपका तो जज्बा, ऐसा हाँ। जज्बा होगा, ऐसे नारे होंगे कि ऐसा दिल कर रहा होगा कि आज ही कुछ हो जाए। मगर जो पाकिस्तानी हैं वो अपने अमन के जो हैं वो सफ़ीर हैं और वो अपना मैसेज कन्वे करना चाहते हैं कि हम ऐसे लोग हैं कि हमने ये मार्का हक जो है वो इस तरह से बनाना है कि लोगों को बताया जाए कि हम अमन के साथ चलने वाले हैं। और इसके साथ साथ मार्का हक जो है उसकी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। आज चूँकि मंडे का दिन है और इसको प्रोग्राम को लेकर हम चल रहे हैं और अब 2 या 3 दिन बाद 14 अगस्त है 14 अगस्त और आएगी, उसके ठीक है। मुकाबले में जो है अब तक तैयारियां हुकूमत पंजाब की तरफ से मुकम्मल की गई हैं, जिसके लिए वज़ीर आला पंजाब जो है वो बड़ी ज़्यादा इस वक्त तवक्को कर रही हैं कि लाहौर शहर में 14 अगस्त वाले दिन जो है हर शहरी बाहर निकले। और जी तकरीबात तो होंगी जैसे आपने बताया है। दूसरा ये भी हमारे पास कुछ तफसीलात भी आई हैं। 13 और 14 अगस्त की रात को मीनार पाकिस्तान पर फायरवर्क्स भी होंगे, ड्रोन लेज़र शो भी मुनक्किद कराया जाएगा। देखिए फायरवर्क्स जो है वो हर साल होता है 13 और है। 14 अगस्त की रात को पूरे 12 बजे मैं वहीं पे मौजूद होता हूँ और वहाँ पे एक अलग सा समा होता है। आपकी ट्रैफिक जो है बिल्कुल इस तरह होती है कि जिस तरह जैम पैक हो गई है। ठीक है। कोई मोबाइल का फ़ोन नहीं चलता क्योंकि आपके इतना वहाँ पे रश हो जाता है कि आपका कोई नेट नहीं चल रहा होता क्योंकि वो हर बंदे की कोशिश होती है मैं Signals किसी down को हो जाते लाइव हैं? दिखा दूँ। ओके। तो वो लाइव देखने वाला सीन नहीं होता इसलिए कि इतना रश हो जाता है कि आपका मोबाइल भी जवाब दे जाता है, आपके वो नेटवर्क बिजी हो जाता है ना। तो इसी वजह से वो तमाम चीज़ें जो हैं वो जो 10-15 मिनट होते हैं ना आपके 12 से 12:15 तक उनको देखने के लिए लोग 9 बजे से आना शुरू हो दूर से जाते आते हैं। 9 बजे से आके गाड़ियां लगनी शुरू हो जाती हैं मीनार पाकिस्तान के जगह नहीं मिलती ना लोगों को फ्लाईओवर के ऊपर। हाँ। और वहाँ पर एक ज़बरदस्त समा पैदा हो जाता है और आप बिलीव करें कि ना इतना ज़बरदस्त होता है कि जैसे ही वो फायरवर्क्स होता है उसके अलग अलग से रंगों से जो है वो आसमान जो है उस पर सफ़ेद चादर भी छा जाती है और इस तरह इतनी ज़बरदस्त फायरवर्क्स होता है कि आंखों देखा हाल ये है कि उस रात को ऐसे लगता है कि पाकिस्तान आज ही आज़ाद हुआ है। और इस तरह मज़ा आता है। मुझे अभी तक याद है कि हम जब तारीख पढ़ते हैं तो जिन जिन इलाकों में तो पता ही नहीं था पाकिस्तान आज़ाद हो चुका है तो गोरों ने उस दिन भी बड़ा राज किया था। अभी नहीं यहाँ पे बताना, इनको पता लग जाएगा ये हमें मार देंगे। जब हम यहाँ से दूर चले जाएंगे तब बताना। तो अब तो आप आज़ाद हो चुके हैं। अब तो ऐसा रहा ही नहीं है। हर वक्त तब रेडियो का दौर होता था और रेडियो भी किसी किसी घर में होता था तब। उनके घर में होता था जो गोरों के साथ मिले होते थे, जो चौधरी होते थे, जो सरपंच होते थे वो मिले होते थे। वो कहते थे कि भाई अभी ना बताना नहीं तो वहां में मार देगी। ये महीने के बाद जाके पता लगा था लोगों के पाकिस्तान आजाद हो गया है। तो ये तमाम चीजें जो हैं ये अब तो ऐसे पहुंचती है खबर। आप ये देखिए मुनीबा कि उस रात का मंजर चेक करें कि जब पाकिस्तान आजाद हुआ और कितने मुसलमान मारे गए उस रात को। वो ट्रेनें जो हैं वो लहू के रंग में आई, कुर्बानियां दी हैं तो ये एक और हमें आप ये मिली है। देखें
ये जो 7, 8, 9 मई को हुआ, ये जो लोग उस रात को जंग की जद में, ये हर दर्मी वाली जंग की जद में शहीद हो गए, क्या उनकी कुर्बानी जो है वो अब कभी भी लोगों ज़ाया को नहीं जाएगी, ज़ाया कभी नहीं भी। जाएगी। मगर लोग देखिए अब वक्त ऐसा आ गया है कि लोग जो हैं अगर 4 दिन पहले धमाका हो तो 2 वो दिन भूल आधे जाते हैं। घंटे बाद ही भूल जाते हैं भूल कि यहाँ पे कोई जाते हैं, धमाका, कि हम हाँ। तो बच गए हैं। अब ये वाला सीन अब आ गया हुआ है, अफरा-तफरी वाला क्योंकि दौर है ना मोबाइल इमरान साहब। मोबाइल का वक्त है, पढ़ लेंगे सोशल मीडिया पे, इन्ना लिल्लाह भी कह देंगे, अफसोस भी कर देंगे, मगर अब इतनी तेजी से ये टाइम गुजर रहा है कि इसमें हमें सोचना होगा, इसमें हमें पाकिस्तान की तारीख को रकम करना होगा कहीं ना कि कहीं हमने एहसास जो है ना वो एहसास मांद को पड़ता जगाना जा होगा। रहा है। हाँ, एहसास को जगाना रिश्तों के होगा कि अंदर या इतनी कुर्बानियां इंसानियत। हुई, इतनी कुर्बानियां हुई कि देखिए लाखों लोग, हजारों नहीं लाखों लाखों लोगों ने की कुर्बानियां कुर्बानी दी दी है। पाकिस्तान को हासिल करने के लिए। और पाकिस्तान जो है वो इस तरह नहीं बन गया, इसके पीछे एक पूरा तारीख जिद्दोजहद रकम है। हुई, जद्दोजहद है, और ऐसे ऐसे लोग थे जो आज हमें मिलते नहीं हैं। कहते हैं ना जो नजर आते हैं वो किताबों में नहीं होते, और जो किताबों में है वो नजर नहीं आते। तो ये वही लोग हैं जो हमें किताबों में तो मिलते हैं मगर हमें देखने के लिए हम बेकरार हैं। और ये वही मगर लोग हैं अब जो जिन्होंने इतनी मेहनत की है, वरना आज हम फिर मैं तो मैसेज ना करना होते चाहूंगा आजाद। लोगों का भी, जो हमें लोग कहते हैं कि जो लोग हमें नजर आ रहे हैं उनको ये चाहिए कि वो किताबों में भी नजर आए, ठीक है, वो ऐसा कुछ करें, ऐसा काम कि करेंगे तो किताबों तक वो जाएंगे। किताबों तक आए। वो ये ना करे कि हमें वही उसी के ऊपर लगाया हुआ है, रोटी, कपड़ा, मकान के पीछे और लगाया आप हुआ है, रोटी के 1987, लाले पड़े हुए हैं, 90, बिजली के लाले 80s पड़े हुए की, हैं। 70s की अखबारों की लीडें चेक कर लें, 60s की चेक कर लें, 50s की चेक कर लें, यही रोटी, कपड़ा, मकान, चीनी महंगी, चीनी नायाब, हाँ, आटा पेट्रोल महंगा, आटा महंगा, यानी कि बहरान आ इस गया। तरह की ही लीड्स जो है वो आपको उन किताबों भी नजर आएगी। मगर क्या है कि वहाँ पर लिखा होगा वज़ीर आज़म लियाकत अली खान, फिर उसके बाद जी हम नाम चीनी मुहैया change होगा करेंगे, सिर्फ। जुनेजो का नाम आ जाएगा, कभी किसी का नाम आ जाएगा, कभी ज़ियाउल्लाह का नाम आ जाएगा, कभी, यानी कि तमाम लोगों के नाम चेंज हो रहे हैं, मगर अभी तक पाकिस्तान वही जो है। है वही है। मगर इस वक्त यह तरक्की हो रही है, इस वक्त पाकिस्तान के उठने का टाइम ठीक है। है। इस वक्त अमेरिका भी पाकिस्तान को जो है वो फुल सपोर्ट के मूड में लग रहा है। आगे अल्लाह जाने कि हमारे आजकल साथ जिस क्या तरह का सूरत हाल अमेरिका है जिस कि तरह जब भी टैरिफ लगा रहा है पाकिस्तान ना इंडिया के उठने ऊपर, वो इसलिए लग रहा है। पाकिस्तान जब भी उठने के मूड में आता है तो कुछ ना कुछ हो जाता है। हाँ। अल्लाह ताला पाकिस्तान को किसी बड़ी आजमाइश से आमीन, बचाए। आमीन, आमीन। पाकिस्तान जो है वो एक बड़ा ज़रई मुल्क है, यहाँ पर ऐसी ऐसी चीजें देखिए हैं। इतना ज़रई मुल्क है लेकिन फिर भी बहरानों का शिकार हो जाता है। वजह वो क्या है? कहीं ना कहीं वजह प्लानिंग क्या है? में कमी वजह क्या है? हाँ। वजह ये है कि हर बंदा ये चाहता है कि हम पाकिस्तान को मार के रखें और इसको नीचे लगा के रखें और इससे हम फायदे लेते जाएं, और फायदा लेकर और चले भी जाते हैं। अब देखिए पाकिस्तान में क्या कौन सी चीज़ नहीं है ये बताएं। पाकिस्तान के हर चीज़ है। जो इसको सूबा बलोचिस्तान है उसमें कौन सी ऐसी चीज़ नहीं है जो पाकिस्तान के पास हर नहीं चीज़ है, है। अब हर मगर चीज़ हम माजरत के साथ हम सूबा बलोचिस्तान में तरक्की हम नहीं कर justice नहीं कर सके। आज पाते तक हम ईरान से तो गैस पाइपलाइन ले नहीं सके, पाइपलाइन बिछ गई है, गैस आ नहीं सकती। इतना बड़ा मंसूबा है जिसकी कोई हद नहीं। आपके अभी रिसेंटली एग्जांपल ले लेना जिसके ऊपर हम पिछले हफ्ते भी शोर मचा रहे थे, चीनी का, चीनी कि की। ज़रई मुल्क है हमारा, गन्ना हम पैदा करते हैं, चीनी हम यहाँ पे बनाते हैं, हमारे मिल्स में बनती है, लेकिन फिर भी एंड पे हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है। और हम ही चीनी महंगी खरीद रहे हैं। और हाँ, और हम ही फिर वो ही चीनी हम और- महंगी खरीदते हैं। तो ये सूरत हाल है हमारी। अब यहाँ से देख रहे ये तो चले एक इंडिविजुअल सूरत हाल है, मगर मकसद ये कहने का कि पाकिस्तान को उठने के लिए कौम को बेदार होना पड़ेगा, कौम बनना पड़ेगा, नॉट अ हजूम। ओके। हजूम से मॉब निकल नहीं कर बनना आपने, देखिए कौम बनना अगर है, ठीक आपने अपनी गाड़ी चलानी है तो आपने अपना टिश्यू चले। जो है वो अपनी गाड़ी में रखना है, नोट लिटरिंग। आपने लिटरिंग नहीं करनी। हाँ, ये बाहर कौम नहीं है, फेंकना, ये exactly, कौम है। हाँ। जैसे ही आप यहाँ से उड़ के जाते हैं सही है। किसी बाहर के मुल्क के एयरपोर्ट आप पे ऐसे गुजरते हैं तो sophisticated आप ऐसे और हो जाते हैं जिस तरह mannerism आपके अंदर आ जाते आप हैं। तो कोई अमेरिका से भी बड़े मुल्क से पहचान बाहर नहीं आ गए। सकता आपको कि अच्छा ये वही बंदा है जो ये वही बंदा है जो पाकिस्तान में पाकिस्तान में अभी कर रहा था और चले। वीआईपी प्रोटोकॉल लेकर आया, अपनी इमिग्रेशन भी कराई है प्रोटोकॉल के जरिए, और वहां पर लाइन पर लगा हुआ है और वहां पर लाइन पे लग रहा है, लगकर वो ये शो करा रहा है कि मैं बड़ा अच्छा हूँ। इससे बाहर निकलना होगा, हमें आगे निकलना होगा। इस दफा ये जश्न आज़ादी का जो मोटिव होना चाहिए ना आपका, ये होना चाहिए कि हमने कौम बनना है, अपनी जिम्मेदारियां निभानी है जो होनी चाहिए एक मुआशरे को बेहतरी की तरफ लेकर जाने के हवाले से। मैं एक आपके प्रोग्राम जी, से मैसेज जरूर, जरूर। करना चाहूंगा क्योंकि मुझे अभी मैसेज आया हुआ था हाँ। कि
हमने बाजों का इस्तेमाल नहीं करना। हाँ। रात के टाइम बाइक पर हूटर नहीं बजाने, Silencers लोगों और ये इस को अपने पे- सिलेंसर उतार कर तंग नहीं करना। हमने हसूल आज़ादी के लिए झंडों को लहराना है और एक मैसेज कन्वे करना है, चाहे वो साइलेंट ही मैसेज कन्वे करते हैं आप, वो दी बेस्ट है। ये लोग जो है वो परेशान होते हैं इस तरह, और 4-4 लोग बाइक पे बैठे हुए हैं, अच्छा है, मगर हुल्लड़बाजी ना करें, अच्छा एक है, आप जश्न बनाएं, सेलिब्रेट एक अच्छे करें, तरीके से लेकिन इस बनाएं। तरह की सेलिब्रेशन ना करें कि जिससे दूसरे लोगों को अजियत पहुंचे। तो इमरान अकबर साहब हमारे साथ मौजूद थे। हम बात कर रहे थे कि यौम आज़ादी और मार्का हक को भरपूर अंदाज में मनाने का फैसला किया गया है और उसके लिए क्या तैयारियां की गई हैं। इमरान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप आए। ब्रेक लेते हैं, यहाँ पे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, आज बात कर लेते हैं ख़वातीन के हवाले से, और वो ख़वातीन जो कि वर्किंग वुमेन हैं, वो ऑफ़िस में काम करती हों, घरों में काम करने वाली मुलाजमाएँ हों या फैक्ट्री की मज़दूर। औरत वर्किंग जो ख़ातून है ना, उसको रोज़ाना बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है। काम की जगह पर बहुत दफ़ा हरासानी का सामना करना पड़ता है, कम तनख्वाह, इज़्ज़त की कमी, कभी कभी डबल शिफ्ट, जिस तरह घर के काम, बाहर का काम, ससुराल या शौहर का अदम ताउन, और फिर भी उनकी मेहनत को तस्लीम ना करना। आखिर ये सब कब तक चलेगा, ये कब बदलेगा? बाहर के काम की ज़िम्मेदारियाँ भी उसके कंधों पर हैं और घर के तमाम काम भी उसी के ज़िम्मे हैं, फिर भी वो शुक्रिया की नहीं, शिकायत की मुस्तहिक ठहरती है। आखिर औरत को उसकी मेहनत का असल मुकाम कब मिलेगा? आज इसी चीज़ को हमने हाईलाइट करना है, बल्कि बात करनी है, डिस्कस करना है कि कब औरत को उसका मुकाम दिया जाएगा। और जब वो इतनी सारी चीज़ें इकट्ठी कर रही है, तो सिर्फ अगर आप उसको शुक्रिया अदा ही उसका कर दें तो आपका क्या जाएगा। तो इसके ऊपर बात करते हैं। वर्किंग वुमेन को रिप्रेजेंट वर्किंग वुमेन्स ही कर सकती हैं, इससे अच्छा और कोई नहीं कर सकती हैं। तो उन्हीं को आज हमने दावत दी है अपने स्टूडियो में, आपकी मुलाकात कराते हैं। गुलसाना मंशा है, एज़ यूजुअल पहले भी हमारे स्टूडियो में आती हैं, हमारे साथ बात करती हैं, एजुकेशनिस्ट भी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। गुलसाना, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? थैंक यू मुनीबा, आई एम वेरी गुड, थैंक यू फॉर हैविंग मी। और साथ ही साथ मिस सोनिया उमर ने भी हमारे साथ जो है ना आज इन कॉन्वर्जेशन है, एजुकेशनिस्ट हैं, और उनसे भी आपकी मुलाकात कराते हैं। मैं सोनिया, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर द इनविटेशन। आज हम वर्किंग वुमेन्स के हवाले से बात करने जा रहे हैं। तो आप दोनों से बेहतरीन मेरे ख्याल से हमारे पास ऑप्शन नहीं था कि कोई Yes. खवातीन के ऊपर बात कर सकती हैं, क्योंकि आप दोनों घर भी संभालती हैं Yes. और साथ ही साथ जो है ना True. काम भी कर रही हैं। तो आखिर ये जो ख़वातीन के मसाइल हैं, मैं सोनिया आप इसे स्टार्ट करूँगी। जी हाँ। अक्सर ख़वातीन को घर में भी मसाइल का सामना करना पड़ता है, एज़ यूजुअल जो चीज़ें हमारे सामने आती हैं। फिर साथ ही साथ अगर वो वर्किंग वुमेन हो तो वो तो और भी मसाइल के अंबार लग जाते हैं जी, ना। बिल्कुल। जिम्मेदारियां भी कंधों पे लेकर चलनी है और जो शिकवे शिकायत हैं वो भी लेकर चलने हैं बिल्कुल, हमने सही है। कंधों पे। तो ये प्रॉब्लम्स आपको लगता है कि हल होंगी कभी? कभी इसलिए मैंने कहा कभी। उसका तो पहली जुमला पे मेरा यही हो सकता है, उम्मीद पे दुनिया कायम उम्मीद है। पे दुनिया और कायम है, पाकिस्तान तो उम्मीद वैसे ही नहीं उम्मीद छोड़नी पे है। कायम है। आपका जो जवाब से पहले जो हम कुछ फैक्टर्स पे बात जी, कर जी, सकते हैं, ज़रूर। जो कि शायद जब से पाकिस्तान बना है हम उस पर बात कर रहे हैं, और अनफॉर्चुनेटली इसमें हम कोई कमी नहीं देख रहे कि दूर हों। लेकिन ये ज़रूर बताना चाहूँगी आपके प्रोग्राम की तवज्जुह से कि कितना इम्पॉर्टेंट है आपने ख़वातीन को ताकत देनी है। अभी मेरी बात हो रही थी तो एम्पावरमेंट से ज़्यादा हम इंक्लूसिव अप्रोच पे बात कर रहे थे कि हमने अपने माशरे के अंदर तमाम जेंडर्स को जो बराबरी की अपॉर्चुनिटीज़ देनी है, या जो भी आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनमें सबका हक जो हमने उनको देना है बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान में 15 to 39 के एज ग्रुप के दरमियान जो पाकिस्तान की लेबर फोर्स है, that is only 21 between 21 and 24%. Okay. Lowest in the world, lowest in South Asian region. पहले तो आप ये समझ लीजिए, आप क्योंकि वर्किंग वुमेन की बात करिए तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि परसेंटाइल ऑफ द वर्किंग वुमेन है कितना। हाँ। अब अगेन उसको हम दो चीज़ों में डिवाइड करेंगे, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर में जो ख़वातीन काम कर रही हैं। इनफॉर्मल सेक्टर हमारा रूरल साइड पे एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रही है, जिसको हम डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट कहते हैं।
सारा दिन काम करती हैं, कोई उनको रिटर्न नहीं है, कोई राइट्स नहीं है। इसी तरह से कारपेट इंडस्ट्री में काम कर रही हैं हमारी डोमेस्टिक वर्कर्स। आई हैव प्रेजेंटेड नंबर ऑफ पेपर इंटरनेशनली, जो डोमेस्टिक वर्कर्स की वॉयलेशंस हैं यहाँ पे प्रॉपर कोई उनके ऊपर ढेरों ढेर हमारे घरों में, जिसे हम लोग तो हाउस हेल्प कह देते हैं, तो ये इनफॉर्मल सेक्टर है और वो सिर्फ इतना काम करके भी उनको खुद कुछ हासिल नहीं हो रहा, मुल्क की इकॉनमी को वो बिल्कुल कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रही। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वेरी, मैंने आपको 25-21 से 24% बता दिया, तो इसका मतलब 12 से 13% खवातीन हमारी फॉर्मल सेक्टर में। दीज आर द वुमेन हु आर कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड द सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री बाय पेइंग देयर टैक्सेस। व्हेन यू पे द टैक्स, व्हेन यू नो एम्पावर अ वुमेन, वो जॉब करती है तो वो अपने मुल्क को भी कुछ दे रही है। अब जब आप इन 11-12% को भी आप तंग करेंगे सोसाइटी में, पेट्रियार्कल सोसाइटी के जो हमारे एक सोशल एंड कल्चरल बैरियर्स हैं, ये परसेंटेज, तो आप देखें दिस इज सच अ ग्रेट डिस्करेजमेंट। आई नो द वुमेन, मैं आपको बताती हूँ, आई नो द गर्ल्स हु आर वेरी ब्राइट एंड दे गेट एडमिशन इन द टॉप नॉच मेडिकल कॉलेजेस, और उसके बाद जब वो डॉक्टर बन के शादियाँ होती हैं तो आप यकीन कीजिए, आई वॉज वंस अ पार्ट ऑफ अ टेलीविज़न प्रोग्राम जिसके अंदर एक दफ़ा हाई कोर्ट ने कोटा सिस्टम कर दिया था मेडिकल कॉलेज में। तो मुझे होस्ट कह रहे थे कि आप बिल्कुल कहिए जी कि बहुत गलत हो गया, कोटा सिस्टम क्यों हो गया, और ये इसकी जो है वो आप फेवर में बात कीजिए। मैंने कहा नहीं जी, औरतें तो डॉक्टर बन के घरों में बैठ जाती हैं, तो आई विल नॉट टॉक इन फेवर ऑफ इट। तो वो बच्चियाँ भी घर बैठ जाती हैं जो डॉक्टर बन रही हैं, तो व्हाट टू टॉक ऑफ जो उससे नीचे की हैं। पे गैप है, देन ट्रांसपोर्टेशन के इश्यूज़ हैं, देन आप, हाँ, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर पॉलिसी मेकिंग और पॉलिसी पेपर्स जो हमारे तैयार, अगर आप उसमें देखें तो आपको एक ऐसा पाकिस्तान नज़र आएगा जहाँ पाकिस्तान जैसा मुल्क है ही नहीं, जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोविजंस हैं एंड अपॉर्चुनिटीज़ हैं, डे केयर सेंटर्स हैं माओं के लिए। पॉलिसी मेकिंग की बात की, हाँ जी, पॉलिसी मेकर्स कौन है? मर्द है, खातून तो उसमें है नहीं है। खातून होगी तो वो चीज होगी ना कि वो जो हमें मसाइल आ रहे हैं उनको एड्रेस करेगी, उसके अंदर बताया जाएगा कि अच्छा इस सेक्टर को भी हम लोगों ने कहीं लेकर जाना है। एब्सोल्युटली, वी हैव लॉट्स ऑफ लॉज, उसके इम्प्लीमेंटेशन नहीं। डे केयर सेंटर जैसे फॉर एग्जांपल बता दिया गया है कि डे केयर सेंटर होगा हर ऑर्गेनाइजेशन में, नाउ इट इज अ लॉ, बट इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं है। सो दीज आर द इश्यूज, ये बहुत ज़्यादा सीरियस इश्यूज हैं। अगर आप मुझसे पूछें एज अ सोशल साइंटिस्ट, आई वुड फर्स्ट स्ट्रेस अपॉन कि आपने अटेंशन देनी है पेट्रियार्कल सिस्टम के ऊपर। अभी आपने बात की घरों में खाना भी हमने बनाना है, बच्चों को भी हमने पालना है, हमने सौदे भी लेके आने, वी आर ड्राइवर्स, वी आर द छोटू ऑफ द हाउस, ठीक है, हम अपने घर का छोटू है, हम ड्राइवर हैं, हम अपने घर की रानी है जो कुकिंग कर रही है एंड ऑल दैट, और मैन ऑफ द हाउसेस। मैं अपने स्टूडेंट्स को बात कहती हूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में आप देखें तो मैं उनको कहती हूँ कि अगर आप मर्द और औरत के काम की तकसीम की बात करें, वो तो अपने जूते भी खुद सी रहे होते थे, वो तो अपनी घर की कुकिंग भी खुद करते थे, वो उनकी अज़वाज के साथ जो उनका रवैया था, साथ वो उनका हाथ बटाते थे। एब्सोल्युटली यस। तो जब आप ये सारा प्रेशर खवातीन पे डालते हैं और फिर वो अब मैंने आपको बताया वो 11 से 12% के अब ये मसाइल हैं, घर के अंदर भी है, टू टाइप ऑफ, बाहर भी है। सो ये हमें मैं आगे आप बात करें तो इसलिए हम लोगों ने ये सेगमेंट रखा है ना कि कोई ना कोई हल तो इसका जरूर हम निकालने की आज कोशिश करेंगे। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्या चीजें जो है ना आगे जाकर हम उनको ऑप्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। तो गुलसाना, आप इस हवाले से क्या कहेंगी? आप भी खवातीन से मिलती हैं, जाती हैं, सारे लोगों चैनल्स पे भी जाती हैं, बाकी भी ऑन एंड ऑफ मिलती रहती है, एजुकेशन सेक्टर से आपका भी ताल्लुक है, तो क्या सबसे मेजर इश्यूज़ ख़वातीन को जो फेस करने पड़ते हैं और अगर वो एड्रेस हो भी रहे हैं तो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है? मुनीबा, मैं तुम्हें पता है कि हमेशा जेंडर बायस टॉक्स करती हूँ, आई नेवर टॉक इन फेवर और अगेंस्ट अ जेंडर, ठीक है। सबसे बड़ा मसला किसी भी खातून का या ख़वातीन का ये है कि वो अपना माइंडसेट खुद ही नहीं बदल रही। अच्छा। जिस दिन वो अपने माइंडसेट के ऊपर काम कर लेंगी, अच्छा, तो बहुत से मसाइल, सारे तो मैं नहीं कह सकती। किस तरह का माइंडसेट आप कह रही हैं? माइंडसेट ये है कि सबसे पहले तो आप इस खौल से बाहर निकल आएं कि आप खातून हैं, कि आप खातून हैं, ठीक है, ठीक है, अपने आप को इंसान समझ लें, खुद जब आप अपने आप जेंडर से बाहर निकल आएं, जेंडर से बाहर निकल आएं, ओके, क्योंकि जब तक आप जेंडर से बाहर नहीं निकलोगे, आप वो जो वुमेन कार्ड है ना उसको प्ले करना नहीं छोड़ोगे।
और दूसरी बात सारी ही women कार्ड यूज करती हैं। मेजॉरिटी की हम बात कर रहे हैं, हाँ। यू राइट हाँ। दैट नॉट एवरीबडी बट यस मोस्ट ऑफ द वुमेन, मेजॉरिटी इन वुमेन, आई हैव सीन देम ऑन वर्क प्लेसेस, ओके, वहाँ पे भी वुमेन कार्ड प्ले करती हैं, ठीक है। और अब एक बहुत अच्छी एक चेंज जो आ रही है वो ये आ रही है, पता नहीं मैं इसको भी मैं अच्छा कहूँ या नहीं अच्छा कहूँ, कि मेरे पास अगर रिक्रूट, एंड इट्स नॉट ओनली मी, मेरे पास दिन में कोई 20 ऐसे लोगों की डिमांड्स आती हैं, गुलसाना जी हमें ना रिक्रूट करना है इस अच्छा। पोजीशन के लिए किसी को, ओके, फीमेल होनी चाहिए, फीमेल होनी चाहिए, अच्छा। फीमेल होनी चाहिए। ओके। अपॉर्चुनिटीज़ अब बहुत क्रिएट हो रही हैं। अब जो मसाइल है ना, अगर आपने ऑफिस में भी जाके घर घर की कहानी खोलनी है और आपने अपने फीमेल बॉस को सास की तरह ट्रीट करना है, आई मीन यू नीड टू कम आउट ऑफ दैट माइंड सेट नाउ। एक तो अपने आप को एजुकेट लेकिन वो करें। बॉस ही अगर आपको अपनी बहू की तरह हाँ, ट्रीट कर रही है तो इसीलिए मैं सबकी बात कर रही हूँ। आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट दी Employer, हाँ, जो सीनियर मेंबर्स हैं उनके साथ उनके भी, साथ भी उनके है, लिए हाँ। भी ये इक्वली बात है कि आने वाली बच्चियों को प्लीज़ उनके लिए स्पेस क्रिएट करें, उनको वो कॉन्फिडेंस दें, चाहे वो आदमी बॉस है चाहे वो फीमेल बॉस है। अब जो हरासमेंट की आप लोगों ने बात की, हरासमेंट तो है फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिकल, Absolutely, yes, sir. तीनों हरासमेंट्स औरत को फेस करनी पड़ती हैं, Absolutely, yes. ठीक है। कि एक तो जब आप पैसा कमा के ला रहे हैं तो फिर आप वो भी घर में दे दें। क्यों? जब मैं कमाता हूँ तो मैं दे रहा हूँ तो तुम आप भी क्यों? करो। हाँ। एंड आई थिंक इट्स अ गुड जेस्चर। सबसे पहले करिए contribute। सबसे पहले तो ऑफिस में है ना कि उनको बिल्कुल, उनके वो ठीक है। उतनी वेज मिल नहीं रही उतनी है वेज मिल नहीं रही है कि जितनी ठीक है? एक मर्द हाँ, को मिल रही है उसी बिल्कुल उसमें। नहीं, वैसे औरतों को ज्यादा मिलती अच्छा। है, ट्रूली स्पीकिंग। देखिए जो बात सच है वो सच है। ओके। बहुत अच्छी सैलरीज बहुत मिलती कम हैं। रेशो होगी फिर बहुत- ये जो हाँ, हो सकता मिल है रही कम हो, होगी इनको, लेकिन या ये कुछ भी- ये भी- सेक्टर्स में ये हो सकता है, माइट बी। ठीक है। एक तो ये कि औरत के अपने माइंडसेट को चेंज करना Okay. ज़रूरी। इफ़ वी वांट टू सॉर्ट दीज प्रॉब्लम्स आउट, दे नीड टू एजुकेट देमसेल्व्स अगेंस्ट द लॉ। उनको लॉज का पता होना चाहिए। विमेन राइट्स के ऊपर जो शोर मचा रही हैं, विमेन राइट्स मांगने के बजाय अपने आप को एजुकेट करें कि लॉ क्या कहता है, ठीक है। उस लॉ के ऊपर जब आप एजुकेट होंगे, उसके बाद अपनी साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग ज़रूर करें। ज़रा सी किसी ने तारीफ़ की नहीं और ये गए हम वो गए, और फिर हम कहते हैं कि जी हमें इसने चने के धोखा झाड़ दे पे चढ़ दिया, जाते हैं। फिर हमें ये, हाँ आप सिर्फ इतना कह सही दें, है। कोई आदमी आपके करीब से गुजरते हुए इतनी सी बात कह देगा ना, ओ माय गॉड वाओ यू लुकिंग ऑसम, बस इसी में सारे दिन की खुशफहमी में उसकी ना दिन गुजर जाना है। डोपामिन लेवल को प्लीज़ अपने कंट्रोल में रखें, ठीक है। आप अपनी तारीफ खुद करके भी उस डोपामिन लेवल को हैंडल कर बढ़ा सकती सकते हैं, हैं। सही है। एक तो ठीक ये है। चीज़, ठीक है। और तीसरी बात ये कि मुनीबा जो बहुत ज़रूरी है, जो फिज़िकल हरासमेंट के हम देखते हैं कि जैसे अभी सोनिया जी ने कहा कि एक ऐसे रूरल एरियाज़ के बीच में देयर इज़ अ क्लास ऑफ वुमेन हु आर वर्किंग जिनकी कोई रिकग्निशन ही नहीं है। Absolutely, और डर ये है कि बहुत सी टैलेंट तो है, टैलेंट के ऊपर तो मुझे 1% भी डाउट नहीं पाकिस्तान के Totally अंदर, agree, चाहे वो totally. बच्चे हैं चाहे वो बच्चियां Totally हैं, agree. ठीक है। अब जब वो बच्चियों को बाहर निकालें, एक चीज़ जो हमारी एजुकेशन में से, चाहे वो पेरेंटल एजुकेशन है चाहे वो इंस्टीट्यूशनल एजुकेशन है, उसके बीच में से बिल्कुल माइनस कर दिया गया उसको, एंड दैट इज़ फिज़िकल ट्रेनिंग। बच्चियों की आप फिज़िकल ट्रेनिंग कीजिए ताकि खुदा न खास्ता कभी आपको इस तरह की कोई सिचुएशन फेस करनी पड़ती है, यू नो इट गिव्स यू कॉन्फिडेंस। अब ऐसा भी नहीं कि आपको अगर कराटे सिखा दिए या आपको अपना डिफेंस करना सिखा दिया, अगेन साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग टू यूज दैट ट्रेनिंग ओनली फॉर योर डिफेंस। ऐसा नहीं कि सास की या बॉस या आपने बॉस को ही जख्मी कर, या अपने बॉस को ही जख्मी Misuse कर नहीं दिया, करना, उस misuse training नहीं का। करना। बेजा Let's इस्तेमाल not नहीं misuse. करना This is उसको। what I mean by Okay. कि जब आप किसी के आप हाथ में सड़क पे जाते असलहा, जाते किसी को भी जो है ना वो किक कर रहे हैं, जब आप किसी को असलहा पकड़ाते हैं तो आपको ये देखना पड़ता उसका है use किस तरह कि करना उसका है। क्या Exactly. दिमाग इतना मैच्योर है कि वो इसको इस्तेमाल कर सके। अपने बच्चियों की फिजिकल ट्रेनिंग करें, एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा टाइम लगाएं। ठीक है। और अब तो एक इतना अच्छा मैं देख रही हूँ कि घर घर से कारोबार कर रही हैं हाँ। बच्चियाँ, और बस उनको सिर्फ इतना बताएं कि बेटे अपने जो ये जो तारीफ होती है ना कि आज तुम्हारे बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, एक आज मैंने ना बहुत प्यारी एक रील सुबह देखी, अच्छा। हालांकि मुझे नहीं मतलब जहन में ही नहीं था। उस रील में उसने एक बड़ी अच्छी बात की, वो कोई ट्रेनर थी और वो कह रही थी कि देयर इज़ अ डिफरेंस इन ड्रेसिंग योरसेल्फ एज अ चपड़ी गर्ल
This is the word she used. I don't use this kind of a vocabulary, but definitely message convey हो रहा ठीक है. है. और दूसरी side पे she says there is a way to dress yourself as a decent human. So अपनी dressing को भी, मतलब अगर आपकी नई शादी हुई तो भी आपके दफ्तर वालों को क्या लेना देना, आप वही कर्ल्स बालों में डाल के और इतना इतना मेकअप करके अगर आप वो आपने ज्वेलरी और सारा कुछ पहन के आ जाएंगे तो डेकोरम और है ना, डेकोरम और doesn't है. look good. So you need to be careful ठीक है. with your own doings, with your own words, with your own actions. ठीक है जी, ये हम बात कर रहे थे कि ख़वातीन के साथ किस तरह कह लें कि बदसलूकी हो रही होती है, जेंडर बायसनेस का शिकार हमारी ख़वातीन पाकिस्तान में रहते हुए, और 21वीं सदी जिसको हम कहते हैं, जदीद दौर में हम बैठे हैं, उसमें भी वही पुरानी चीज़ें जो है ना उनको हमें डिस्कस करना पड़ा है, बिकॉज़ उनका कोई हल नहीं निकल पा रहा. तो सोनिया जी, ऑफिस में काम करें ख़वातीन, घर में जाके काम करें ख़वातीन, बच्चों को देखें ख़वातीन, घर में जो काम वालियाँ आती हैं उनको देखें ख़वातीन, इन-लॉज देखें ख़वातीन, दावतें देखें ख़वातीन, कुछ गलत हो जाए उसकी जिम्मेदारी उसकी भी जिम्मेदारी जो है ना वो ख़वातीन पे बच्चे के आती ग्रेड्स है. आए तो जिम्मेदारी, क्योंकि हम पार्ट टाइम टीचर बच्चे के भी सब कुछ. एग्जैक्टली, ये भी. तो ये सारी चीज़ें मिलके एक खातून का, या जो वर्किंग वुमेन अगर उनकी बात करी जाए तो उनकी नफ्सियात पे कितना गहरा असर डालती है. मुझे लगता है आदि तो वो वैसे ही बहुत ज़्यादा ना डिप्रेशन, एंजाइटी इसका शिकार हो गई होती है. फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ दोनों मुतासर होती हैं. और 40 प्लस में तो फिर हार्मोनल चेंज, अगर यहाँ पे तो डॉक्टर already, बैठा हाँ. हो तो दैट कैन टेल कि वो अगर और सब कुछ ऑब्वियसली वो मेनोपॉज और उसमें चले जाती है और वो और ज़्यादा आपके एग्रीवेट होना चीज़ें शुरू हो जाती हैं. सो डजंट मैटर इफ योर एनवायरनमेंट इज कंड्यूसिव, सब कुछ आपके पास, चले आप कुछ भी नहीं कर रही हैं, आपके पास पैसे भी हैं, तो वो वैसे ही चेंजेस आ रहे होते हैं. तो अच्छा, नफ्सियाती मसाइल की अगर आपने बात की तो वो तो माशाल्लाह रिकग्नाइजेशन कितनी है. पीपल डू नॉट रिकग्नाइज, पीपल स्टिल कंसिडर इट एज अ स्टिग्मा गोइंग टू अ साइकियाट्रिस्ट. एक तो इस चीज़ को भी कॉमन करने की ज़रूरत है कि जो स्ट्रेस हैंडलिंग है, अगर आप नहीं कर सकते, देयर इज़ अ फील्ड विच इज़ सेंचुरीज ओल्ड, लेट अस ऑल यूटिलाइज इट. आज तक हमारे यहाँ स्टिग्मेटाइजेशन है कि एक काउंसलिंग सेशंस, आपका डॉक्टर आपको कह रहे हैं कि बेटा वेरी गुड साइकोलॉजिस्ट शी इज़ देयर, आप कितने साइकोलॉजिस्ट अपने प्रोग्राम में बुलाती हैं. तो बिल्कुल ऐसा ही है जी. हमारी जो ख़वातीन की फ़िज़िकल एंड मेंटल हेल्थ है, बल्कि मेरी जो एक्चुअली शायद आपसे पहले भी बात हुई थी, मेरी PhD मैटरनल हेल्थ पे है, तो उसमें मैंने ख़वातीन की हेल्थ के ऊपर ही सारे अपने रिसर्च पेपर्स में और अपने PhD के थीसिस में बात की हुई है. तो हमारे यहाँ राइट फ्रॉम दी अर्ली एज उसमें एनीमिया, कई ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आप मैडम भी बैठी हैं जो डेवलपमेंट सेक्टर में, हमारी बच्चियाँ ऑलरेडी छोटी उम्र से ही बहुत ज़्यादा मेल नरिश्ड हैं, उनके तवज्जो नहीं है. अभी हम ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे कि अगर 2 रोटियां होंगी तो अनफॉर्चुनेटली सुनने वालों को शायद बुरा भी लगे, पाकिस्तान में रियलिटी एग्जिस्ट करती है कि 1.5 रोटी बेटे को दे दी जाएगी. वहाँ से आप शुरू कर लें. देन अर्ली मैरिजेस, बच्चियों की आप हेल्थ की बात कर रही हैं. एंड इन योर प्रोग्राम आई ऑलवेज टॉक अबाउट द ग्रेटर मेजॉरिटी विच who live in the rural areas, who live in the villages. They are not educated. 28 million children are out of school and 16 million are girls. Yes. 16 मिलियन उसमें बच्चियां हैं, तो उनमें वैसे अवेयरनेस नहीं है. अच्छा, बच्चियों की आपने जल्दी शादी कर दी, जीरो नॉलेज ऑन द रिप्रोडक्टिव राइट्स. हर साल एक बच्चा पैदा करना है. अर्ली डेथ्स, मैटरनल डेथ्स बच गई हैं अगर, चलो करते करते. एक तो आप उनकी लाइफ तो आप, और दूसरा ये कि जब वो बच्चे बड़ी कर उनकी तरबियत कर रही होगी वही माँ जो पढ़ी लिखी नहीं है, खुद भी पढ़ी लिखी नहीं इतनी एजुकेटेड नहीं है, तो वो उन बच्चों को भी उसी तरह ट्रीट करेगी ना जैसे वो ट्रीट हुई है. जैसे उसने देखा है कि डिस्क्रिमिनेशन होती है, डिफरेंस है, बाइसनेस है, वो ही उसी चीज को आगे लेकर चलेगी. चले हम शहरों की तरफ आ जाए. हम शहरी माएँ कितना अपने लड़के को समझाती हैं कि एक लड़की के साथ आपने कैसे डील करना है. हम वेमेन राइट की यहाँ पे बात कर रहे हैं. यू आर नॉट गोइंग टू ओवरकम ऑल दीज इशू अनलेस आप दूसरे जो जेंडर है उनको बता दीजिए कि ये भी आपका, आप अपने बेटे को कहिए उठ के पानी भी पिलाए. मेहमान जाते हैं बहन भाई दोनों मिलके, थोड़े किचन को भी लुक आफ्टर कर लें. बेटा आपका शहजादा की तरह, मैं क्या ही आपसे बात करूँ, मेरी अपनी जो माँ है, I don't know. Let's it's reality. थोड़ा informal आपको कर दूँ. अच्छा. So I remember we got a new car and मेरे बेटे ने कहीं ये जो आपका ब्लूटूथ है उसमें अपना नाम डाल दिया, शहरयार्स का. अच्छा. So my daughter ran to my अम्मी, नानी के पास इसका, look at अम्मा शहरयार ने, देखिए ना, it's also my car. अब वो तस्बीह पढ़ते हुए कहती है, नहीं भाई
वो क्या है, घर का वो है वलीअहद। Oh my God. शी यूज माय वलीअहद, मदर, अपने वक्तों में वो ग्रेजुएट हैं, लेकिन लुक एट, सो मैं क्या बात करूं, मे भी आप इसको आप रिकॉर्डिंग से निकाल भी दीजिए, बट अब वो मेरी बेटी, अब मैं बैठी हुई थी वहाँ पे, कहती कोई बात नहीं बेटा, वो आपके घर का वली। मैंने कहा अम्मी आर यू, एट फर्स्ट आई थॉट शी इज जोकिंग, Okay. बट शी वाज सो She was सीरियस। serious, हाँ. So this is how we deal with our boys. Now this is the mindset I was This is talking about. absolutely. हाँ. He is the one who is going to know, आपको रिटर्न करेगा, कमा के देगा, सब कुछ देगा। हालांकि आप उलट साबित हो रहा है, जितनी बेटियां आपकी प्यारी होती हैं, बिल्कुल, जितना ऐसा वो और आपकी कोई भी केयर नहीं है, करेंगी, जितनी वो आपको ओल्ड एज में, अब ये जो आपकी थोड़े बुढ़ापे के मसाइल अलग है, उस पर तो प्रोग्राम भी अलग से होगा, पाकिस्तान में अब ये जो इशू आ रहे हैं, तो उसमें बेटियां कितनी आपको ज़्यादा, तो अपनी बेटियों को प्लीज़ पढ़ाइए, जो और प्लीज़ जो गवर्नमेंट, जो हमारी स्टेट है, आपका जो बजट एलोकेशंस हैं, खुदा का वास्ते अगर आप 2 रुपए रूरल डेवलपमेंट पे दे रहे हैं, उसको 10 रुपए पे ले जाइए। ठीक है, शहरों को अभी जरूरत नहीं है, आप उनको कर लें, ऑटोमेटिकली सारी चीजें बेहतर होना शुरू हो आपने जाएंगी। ग्रेटर मेजॉरिटी के लाइफ्स को ठीक करना है, हम कर लेंगे थोड़ा बहुत। हम जो शहरी औरतें हैं ना, हाँ, उसमें तो हमारे भी इश्यूज वो हैं, कहीं ना पे कहीं गैप कर भी लेती हमारा हैं, इशू हाँ, है। ऐसे ही है। हमारे यहाँ आप देखिए लीडरशिप, अभी हम थोड़ी देर पहले बात करते थे, जो शहरी खवातीन हैं, आप लीडरशिप रोल में कितने लोग देखते हैं, बहुत जो बहुत CEOs कम, हैं, बहुत और ही कम। somebody, my cousin if she is listening maybe, Rabel, तो she is on Fatma Fertilizer, तो उसके पास जो पोजीशन है वो पूरे पाकिस्तान में she is the only one जो कि उस सर्टेन पोजीशन पे है। सो उसके ऊपर आर्टिकल्स भी आ रहे हैं, तो आप देखिए व्हाई वुमेन आर नॉट तो CEOs। यही चीजें हैं ना कि जिससे तो मैंने ये- पहले भी बात की कि पॉलिसी मेकिंग में ही जब हम वो बना रहे होते हैं God, they do पॉलिसी, not trust a तो women. उसमें किसी खातून को रिप्रेजेंटेशन के लिए She is रखा ही going to नहीं जाता, take तो leave, she फायदा is क्या going है? to focus more on the सही है, children। ठीक अब है। तो बाहर के मुल्कों में फ्रैंकली बताओ, मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर भी छुट्टी की बात हो रही है, एक दिन की छुट्टी दो। तो इंक्लूसिव अप्रोच यही है। क्या बात है, वाजी Of course there is the, of course लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो सकता, of बहुत course मुश्किल there is a है debate। यहाँ पे मुश्किल इंक्लूसिव है। अप्रोच इसे ही कहते हाँ, हैं। औरत का चलिए, कद ये छोटा तो है ना, हो- तो आप हाँ। 2 स्टूल पे अगर मर्द और औरत को बराबर इकट्ठा करेंगे और आप कहेंगे फलानी जगह नहीं पे हो देख के सकता, बताओ, बिल्कुल। आपको स्टूल के नीचे 2 ब्रिक्स रखने पड़ेंगे। Obviously। दिस इज इंक्लूसिव अप्रोच। पॉसिबल ही नहीं है कि आप ये अप्रोच लेके चलें। तो गुलसाना, लास्टली क्या आपको लगता है इसके क्या आगे जाके प्रोज एंड कॉन्स हो सकते हैं, और क्या ये थिंकिंग, ये अप्रोच जो ख़वातीन से रिलेटेड हमारे मुआशरे में है, इसको चेंज किया जा सकता है आने वाले सालों में, इन फ्यूचर? 79 ईयर्स तो वैसे ही हो गए हैं हमारे पाकिस्तान को, मैंने 79th हम बर्थडे मनाने जा रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि इतने ही साल और चाहिए हमें? नहीं मुनीबा, I'm very hopeful. Okay. I'm very hopeful because I'm looking at a change within the mindsets of women, especially mothers. और mothers की जहाँ mindset, जैसे अभी सोनिया जी ने बहुत अच्छा highlight किया that her own mother was into, even my mom was same kind. लेकिन आज की जो माँ है उसको मैं देख रही हूँ कि घर के बीच में जब बच्चे होते हैं तो वो बच्चों को इंक्लूड कर रही हैं, Okay. वो ट्रेन कर रही हैं अपने बच्चों को कि आप yes, बहन और भाई के साथ किस तरह से ट्रीट करना है, बहन को भी साथ लेके चला करो। लेकिन वही बात है सोनिया की कि ये अभी हमारे शहरों की बात, ये अर्बन एरियाज़ की बात है। When we talk about the rural areas, I think the rural areas, क्योंकि my nano was from a गाँव, एंड आई नो वहाँ पे औरत भी उतना ही काम कर रही होती है जितना आदमी कर रहा होता है, और उनको पता होता है कि हमने मिल के ही ये खेतों को भी करना है, सारा कुछ करना है, और वो जो उनके जानवर वगैरह होते हैं। बट येस, आई एम वेरी पॉजिटिव। अब किस तरह से हो सकता है कि ये काम सिर्फ माँ से ही स्टार्ट हो सकती है कि व्हेन द मदर हरसेल्फ, हमारे आज के प्रोग्राम के, क्योंकि टीवी तो बहरहाल गांव-गांव में मौजूद है, टीवी तो घर-घर में चल रहा है, तो हमारे इस प्रोग्राम को अगर गांव में भी, शहरों में भी देखा जाए, तो माँओं के लिए एक लेसन है कि प्लीज़ अपने बच्चों को घरों के काम सिखाने से बेटों को भी बिल्कुल उसी तरह सिखाइए जैसे आप बेटियों को सिखाते हैं। बल्कि मैं आज आपको एक बात बताऊं, आप अपनी बेटियों की परवरिश वैसे कीजिए जैसे आप बेटों की करते हैं, और बेटों की परवरिश वैसे कीजिए जैसे आप बेटियों की करते हैं। सिर्फ इस फॉर्मूला को जब मदर्स पकड़ लेंगी, घर के अंदर टीम बिल्डिंग होगी, ना माँ के ऊपर प्रेशर आएगा, बच्चे अपने अपने हाउस चोर्स खुद करेंगे, they'll make their beds, they'll come help the mom in washing the dishes, they'll do the laundry and everything. And you know, it's the mother has to learn to create a team within the house, and thus develop this mindset that we with which we basically started our talk with.
बात वही आ जाती है ना कि अगर पढ़ी लिखी खातून होगी ना, ना भी पढ़ी लिखी हो, हाँ, पढ़ी लिखी बिल्कुल। माँ होगी, मुझे लगता है तो वो अच्छा नस्लें जो है ना वो संवर जाती हैं। समझ जाती हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि आप अपनी बच्चियों को पढ़ाएं और उनको एम्पावर करने की कोशिश करें। आने वाला दौर जो है ना वो बहुत, मैं तो कहूँगी कि जालिम है, और अगर आपने इस जालिम दौर से अपने बच्चों को या ख़ासतौर पर बच्चियों को बचाना है ना, तो उनको पढ़ाएं, उनको दुनिया दिखाएं कि है क्या दुनिया, वरना वो सर्वाइवल रेट बहुत कम हो जाता है। तो हमारे साथ गुलसाना मंशा मौजूद थी, सोनिया उमर ने हमें ज्वाइन किया था। मैं सोनिया थैंक यू सो मच, गुलसाना थैंक यू सो मच कि आप दोनों आई, इसके ऊपर हमारे साथ बात की है। ब्रेक लेते हैं, यहाँ पे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, जदीद दौर में जहां हर शोबा टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठा रहा है, वहीं मेडिकल साइंस भी पीछे नहीं है। आज हम बात करेंगे ख़ातीन के इलाज में इस्तेमाल होने वाली एक इनकलाबी पेशरफ्त की, गायनी रोबोटिक सर्जरी की। ये एक ऐसा जदीद तरीका है जिसमें रोबोट्स की मदद से पेचीदा ऑपरेशंस निहायत ही बारीकी, कम दर्द और जल्द सेहत याबी के साथ मुकम्मल किए जाते हैं। तो आइए आज जानने की कोशिश करते हैं कि ये सर्जरी कैसे होती है, किन ख़वातीन के लिए फ़ायदेमंद है और इसने इलाज के रवायती अंदाज को कैसे बदल दिया है। तो इस पर बात करने के लिए हमें आज ज्वाइन किया है डॉक्टर रेहाना आमिर ख़ान है, प्रोफेसर ऑफ गायनोकोलॉजी हैं और साथ ही साथ लेप्रोस्कोपिक एंड रोबोटिक सर्जन भी हैं। तो उनसे बात करते हैं कि जो रोबोटिक सर्जरी है ये है क्या। तो डॉक्टर रेहाना, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक, आप ठीक है? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर रेहाना, ये जो नई जिद्दत आती जा रही है, हमने वैसे तो सुना था कि हर चीज़ में टेक्नोलॉजी आ रही है, रोबोट्स आ रहे हैं, रोबोट बॉट्स आ रहे हैं, साइंस में, मेडिकल साइंस में भी रोबोट्स आ चुके हैं। अब रोबोट्स ही ये सर्जरी करते हैं? हाँ जी, ये रोबोटिक सर्जरी पाकिस्तान में तकरीबन 2 इयर्स से स्टार्ट की है। ओके। हाँ जी, ये मैं पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट, यहाँ किडनी एंड लिवर ट्रांसप्लांट होता है, तकरीबन 2 इयर्स से वहाँ स्टार्ट की हुई थी। अभी डॉक्टर्स हॉस्पिटल एंड मेडिकल सेंटर लाहौर में भी स्टार्ट की है। वहाँ तकरीबन 4 मंथ से ये स्टार्ट की, हमने अभी 5th मंथ है। रोबोटिक सर्जरी में बिल्कुल एक्चुअली हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ कर रहे हैं पेशेंट की डिज़ीज़ की ट्रीटमेंट को फैसिलिटेट करने के लिए। आमतौर पे जो कन्वेंशनल सर्जरी होती है, जैसे जो कट्स के साथ होती है, नाइफ़ के साथ होती है, उससे काफ़ी हट के सर्जरी है। इसमें सर्जन के लिए एक पर्टिकुलर स्क्रीन है जिस पे वो बैठ, तो उसे कहते हैं कंसोल। और चूँकि ह्यूमन आर्म्स की लिमिटेशन है, जब कोई भी सर्जरी आप करते हो किसी भी ऑर्गन पे, गायनी में जैसे ओवरीज हैं या यूट्रस है, आप उन पे सर्जरी करते हो डिजीज़ की फॉर्म में, सिस्ट की फॉर्म में, या अदरवाइज यूट्रस निकाली है, तो मैनी टाइम सारी आपके इंटेस्टाइन और ऑर्गन आपस में जुड़े होते हैं। इसमें आपके पास 3D व्यू होता है। सर्जन एक्चुअली 3 डायमेंशनल व्यू में काम कर होता है। आप जैसे आमतौर पे जैसे आप 3D मूवी देखते हो, आप जूम इन कर सकते हो, आपकी डेप्थ ऑफ परसेप्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है टिश्यू में। उस वजह से जो इर्द गिर्द इंजरी का रिस्क या ब्लड लॉस का रिस्क, सर्जरी इंतहाई आप प्रीसिजन एंड एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। AI को यूज़ किया गया, उसके रोबोटिक आर्म्स की मूवमेंट बहुत ज़्यादा होती है, मूवमेंट्स उनकी ह्यूमन आर्म से ज़्यादा कंट्रोल्ड और प्रीसाइज है। हर रोबोटिक सर्जरी जो होती है, जो मैं करके आ रही हूँ, वो रोबोट के अंदर फीड हो रही। जैसे पूरी दुनिया में जो भी सर्जरी होगी, जो एक रोबोटिक सिस्टम है, वो सारी की सारी उसके अंदर फीड होती जाती है। आप अपनी सर्जरी के एंड पे एनालिसिस भी कर सकते हो। इसमें पेशेंट ने अगर आज सर्जरी कराई है जो कि मेजर सर्जरी है, अगले दिन पेशेंट डिस्चार्ज हो जाएगा विदिन 24 फायदा क्या है सबसे ज्यादा रोबोटिक गायनी में अगर बात की जाए तो? गायनी रोबोटिक सर्जरी में फायदा क्या है? गायनी रोबोटिक सर्जरी का अगर मैं कहूँ सबसे ज़्यादा बेनिफिट तो बेशुमार मरीजों का, जैसे डायबिटिक है, वो ओपन सर्जरी करते हैं, उनके वूंड ठीक नहीं होते कल को। अदर देन कि आपका ड्यूरिंग सर्जिकल प्रोसेस ईज है, आपकी इंजरी का रिस्क कम है, आपका ब्लड लॉस नहीं है सर्जरी के दौरान, ब्लड लॉस कम है, वीएन ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा वीएन आपका व्यू आप जितना मर्जी 100 टाइम मैग्निफिकेशन आप कर सकते हो इसके दौरान। सबसे ज़्यादा बेनिफिट उन पेशेंट्स को है जो फर्टिलिटी से रिलेटेड है, जैसे किसी को ओवेरियन सिस्ट है या यूट्रस में फाइब्रॉइड है, उसकी सर्जरी इस तरह पॉसिबल होती है कि कल को पता ही नहीं चलता सर्जरी, या आप अल्ट्रासाउंड या कोई भी चीज़ पिक ही नहीं करती कि एक अनमैरिड पेशेंट की सर्जरी हुई है, या एक ऐसे पेशेंट जिसके बच्चे नहीं है, उसकी जो फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन है वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है इस पर, जो कि एक्सीलेंट वे में की जाती है। आपकी ट्यूब्स अच्छी रिकवर होती हैं, आपकी ओवरीज, आप बारीक से बारीक जो एडियंस हैं जिन्हें आमतौर पे जुड़ाव कहते हैं किसी भी वजह से, या आपकी ट्यूब्स ब्लॉक है, उनको ओपन करना, आपकी ओवरीज में सिस्ट है
उनको इस तरह पील ऑफ करना कि जी आपका 100% जो नॉर्मल ओवेरियन टिश्यू है वो भी प्रिजर्व रहे, मगर आपकी डिजीज़ ना रहे। जब ह्यूमन आई के साथ देख के हम सर्जरी करते हैं तो या तो आप ओवरी के निकलने का अंदेशा होता है या डिजीज़ के रह जाने कहीं ना कहीं वो कुछ एरर का मार्जिन होता है ह्यूमन आई के साथ। ह्यूमन आई में ज़ाहिर हमारी एक पर्टिकुलर लिमिट है विजन की, उसमें मैग्नीफाइड व्यू है, आपको प्लेन्स नज़र आते हैं सर्जरी के। प्लेन्स की वजह से जो पैथोलॉजिकल टिश्यू और हेल्दी टिश्यू उनमें डिमार्केशन, जो लाइन ऑफ डिमार्केशन है वो बहुत क्लियर कट है। पूरी दुनिया में अभी ये काम है, वी आर लकी इनफ कि हम पाकिस्तान में इसको स्टार्ट किया हुआ है। अभी गायनाकोलॉजी में तकरीबन 100 से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स केसेस ऑलरेडी कर चुकी हूँ, 100 से ऊपर मरीजों के ना, जिसमें हर तरह की इंडिकेशन शामिल है, जैसे यूट्रस को रिमूव करना, कैंसर की सर्जरीज के लिए ये बेस्ट है। पेशेंट एक था वो बाहर ही चेक करा के आया था, उन्होंने उनको एडवाइस किया था कि आप रोबोटिक कराए, ऊपर ना किया। उसकी रीज़न क्या, उनका बॉर्डरलाइन कैंसर था। बॉर्डरलाइन कैंसर का ये कि अगर वो पूरा निकल जाएगा तो आपको दोबारा से नहीं होगा, कीमो ने उसके अंदर नहीं जाना, थोड़ा सा भी रह गया तो वो रिकरेंस हो जाएगी। तो रोबोटिक में चूंकि आपका व्यू बहुत ज़्यादा, आप मिनिमम जो कैंसर के सेल्स हैं वो भी पिकअप कर लेते हैं। तो वो फिर उनकी की उसके अभी तकरीबन 3 इयर्स उनको गुजर गए। वो स्टार्ट में शुरू में मैंने की थी, शी इज़ एब्सोल्युटली फाइन। तो रिकरेंस नहीं है इसमें, कैंसर का रिकरेंस कम है, बेटर एरेडिकेशन ऑफ डिजीज है ना। अच्छा, अगर ये रोबोटिक सर्जरी कराते हैं, आप देखने वालों के दरमियान माइंड में ये भी होगा तो कि कोई कट नहीं लगेगा, कोई खून नहीं निकलेगा, कोई दर्द नहीं होगी? जो अगर हम कहें जी पेन का आपका विद इन 24 आवर्स आप कैपेबल हो अपने सारे एक्टिविटी करने के लिए। जैसे अगर कोई पेशेंट आउट ऑफ स्टेशन से आ रहा है सर्जरी कराने से, मतलब सरगोदा से या कहीं से भी व्हाटएवर, वो अगले दिन चला जाएगा अपना ऑपरेशन करा के, सफर भी कर सकता है। अबाउट खून, ब्लड ब्लड अरेंजमेंट, जैसे आम अगर ओपन सर्जरी में आप समझ रहे हो कि मिर्चियाट ब्लड की जरूरत है, इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम आपको एक की भी जरूरत नहीं पड़ती। आपका व्यू इतना होता है कि आप ब्लड वेसल्स को डायरेक्टली क्लिप करते हो। दूसरा, इसका लेजर स्ट्रॉन्ग है कि आप कंपैरेटिवली वेसल्स को जाके टारगेटेड सर्जरी ज्यादा है। दूसरा, इसके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो लेजर है वो काफी स्ट्रॉन्ग है, उससे फिर ब्लीड का रिस्क नहीं है आपका। आपके कोई आपको कट नहीं लगता? कट होते हैं मिनिमल 5 मिलीमीटर के 3 कट्स होते हैं। 5 मिलीमीटर के, वो एक ऐसे ऑपरेशन के लिए जिसके लिए आपको तकरीबन समझ लें 18-20 सेंटीमीटर के काट की ज़रूरत थी, वो आप मिलीमीटर्स में काट दे के तो उसको आप फिनिश कर देते हो। पेशेंट को इसलिए पेन नहीं है। पेन एक्चुअली जो हमारा सरफेस का काट होता है, पेन का बहुत ज़्यादा लेना देना उस मामले से होता है। तो जब आपके सरफेस काट से सिर्फ मिलीमीटर्स में होंगे तो ऑफ कोर्स आपको पेन किलर्स की ज़रूरत पोस्ट ऑप में बराए नाम पड़ती है। इवन मुझे मरीजों को कहना पड़ता है कि आपके अंदर से तो चूँकि मेजर ही सर्जरी है तो आप खुद अपनी एक्टिविटी को रेस्ट्रिक्ट रखें, बहुत ज़्यादा यूँ ना करें। ऑपरेशन चाहे एडवांस तरीके से हुआ है, आपने थोड़ा रेस्ट करना है, क्योंकि मरीज़ इतना अपने आप को हेल्दी फील करते हैं वो अगले दिन ही सब एक्टिविटीज़ में चले जाते हैं, क्योंकि कहते हैं आई एम एब्सोल्युटली फाइन। तो आपको इसमें काफ़ी हद तक मरीज़ को खुद रोकना पड़ता है कि आप इतना फिट फील करेंगे, मगर थोड़ा टाइम आपने खुद को, क्योंकि अंदर तो ज़ाहिर है सजी ये नहीं है कि सजी आप काम कर रहे हो, सजी जो आप कर रहे हो बल्कि बेटर कर रहे हो, बेहतर कर रहे हो, आप आखिरी डिजीज सेल भी इसमें निकाल के। लेकिन डॉक्टर रेहाना, फिर हमें ये भी बताएं ना कि कौन सी ऐसी ख़वातीन हैं जिनको ये रोबोटिक सर्जरी की तरफ जाना चाहिए? अब ऐसे तो पेशेंट्स नहीं होंगे ना कि सारे ही रोबोटिक सर्जरी की तरफ जाएं। पर्टिकुलरली जिन पेशेंट्स को एंडोमेट्रियोसिस है, ओवेरियन सिस्ट, पर्टिकुलरली जिन पेशेंट्स को एंडोमेट्रियोसिस है, जो डायबिटिक हैं बहुत ज़्यादा और उनको यूट्रस के रिमूवल की ज़रूरत है, जिनके फाइब्राइड हैं उनको मायोमेक्टमी की ज़रूरत है, उन्हें यूट्रस में जैसे उनको मैस है और जिनके ट्यूब्स ब्लॉक है जिसके लिए उनको IVF पे जंप करना पड़ा है, तो इसमें ट्यूबल कैनुलेशन करते हैं, बांझपन का भी खुल जाती हैं इसमें, गाइड वाइड पास करते हैं। हाँ जी, तो वो ज़रूर इसमें आए। जिनकी ट्यूब में जैसे प्रेगनेंसी है उसको ट्रीट करना, मत ओपन कराएं। ये सारे पेशेंट जो हैं, ये रूटीन के एंडोमेट्रियोसिस का बड़ा प्रेवलेंस है। एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी डिजीज़ है कि उसमें एक दफ़ा ओपन सर्जरी हो जाए तो नेक्स्ट टाइम सर्जरी की फिजिबिलिटी नहीं है उस तरह। ये जिसे चॉकलेट सिस्ट भी कहते हैं आम जुबान में। अच्छा। या समझ ले कि वो कहते हैं जी खून की थैलियाँ ओवरीज में, लाइक अगर हम सिंपल वे में बात करें खून तो की थैलियाँ हो जाती हैं, ये बहुत सुना हुआ है। हाँ। तो उसके लिए मत आप ओपन सर्जरी कराएं, आप रोबोटिक पे जंप करें। ये लैप्रोस्कोपी से भी एडवांस, एक लैप्रोस्कोपिक सर्जरी वो भी मिनिमली इन्वेसिव में आता है, लेकिन ये उससे बहुत ज़्यादा एडवांस है। इसका कैमरा, इसका विजन, इसका सारा कुछ बहुत ही ज़्यादा एडवांस है। इसमें एक्चुअली जो रोबोटिक आर्म्स हैं उनकी भी रिस्ट और ये जॉइंट्स होते हैं। अच्छा। तो उनकी मूवमेंट्स को ऐसे किया गया कि 360 डिग्री रोटेट कर सकते हैं। आपका एंगुलेशन ज़्यादा, आपकी सूचरिंग बेहतर है, आपका जो व्यू है, आपकी एनाटमी, जब भी किसी भी ऑर्गन की सर्जरी होती है उसकी एनाटमी इंपॉर्टेंट होती है। एनाटमी का मतलब होता है उसके मार्जिन्स क्या हैं, उसके ब्लड सप्लाई क्या है, उसके इर्द गिर्द स्ट्रक्चर्स क्या हैं जिनको डैमेज ना हो। तो वो एनाटमी ही एक्चुअली आपकी बेटर डिलिनिएशन होती है। आप सारी चीज़ों को बारीक से बारीक को भी बेटर डिलिनिएट कर सकते हो। उस वजह से आपका ज़ाहिर है रिस्क ऑफ डैमेज नहीं है इसमें।
आमतौर पे बेशुमार कॉम्प्लेक्स सर्जरी है जिसमें हम पहले कॉन्सेंट लेते हैं इजाज़त कि नहीं जी आपको इंटेस्टिनल इंजरी का रिस्क है, आंत को ज़ख़म आएगा ड्यूरिंग सर्जरी, या यूरिटर को आएगा, पेशाब की नालियों को आएगा ज़ख़म, या फिर आपका ये हो सकता है जी ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो, आप वेंटिलेटर पे जा सकते हो, आपको आईसीयू की ज़रूरत पड़ सकती है। ये सारे के सारे जो कॉम्प्लेक्सिटी के मामलात है कॉम्प्लेक्स सर्जरीज़ में ओपन में ये आम है कंडीशंस, लेकिन जब आप रोबोटिक पे जंप करते हो तो ये सारे के सारे जो जाते हैं, मिनिमम रिस्क मिनिमम हो जाते हैं। वेरी गुड, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गुड सर्जरी कास्ट फिल वक्त ये ज़रूर है कि रोबोटिक का जो इनिशियली जब इसको खरीदा भी गया खर्चा ये अभी हाँ, मैं इसी खर्चा में है आने इसका। लगी थी कि आम जो एक ओपन सर्जरी करवाते हैं, आम जो हमारे यहाँ पे होती है सर्जरी, और अगर रोबोटिक सर्जरी में फ़र्क देखा जाए तो कितना आम खर्चा है? आप समझ लें तकरीबन जो है 1,50,000 इजाफी चार्ज किया जाता है इसका, वो डिस्पोजेबल्स का होता है इसका। इसीलिए तो पाकिस्तान में अभी पब्लिक सेक्टर में नहीं है, या इवन हर प्राइवेट सेक्टर में भी नहीं है। पाकिस्तान किडनी लिवर इंस्टीट्यूट में इसको किया जाता है यूरोलॉजी के लिए, गैस्ट्रो के लिए और गायनाकोलॉजी में मैं कर रही हूँ पाकिस्तान किडनी लिवर इंस्टीट्यूट, और डॉक्टर्स हॉस्पिटल एंड मेडिकल सेंटर में इसको हम यूरोलॉजी के लिए, जनरल सर्जरी के लिए, गायनाकोलॉजी के लिए, पीडियाट्रिक सर्जरी के लिए, इन सारी कंडीशंस के लिए, जैसे इवन नेफ्रेक्टमी भी है, किडनी भी निकाली है, इन सारी इंडिकेशंस के लिए बच्चों में पीडियाट्रिक सर्जरी के लिए इसको किया जा रहा है। वहाँ मतलब थोड़ा सा इसको PKLM में तो 3 उसमें किया जा रहा है स्पेशलिटीज़ में, डॉक्टर्स में मल्टीपल स्पेशलिटीज़ में इसको लॉन्च किया। नहीं, इसके साथ बच्चे भी डिलीवर हो रहे हैं, डिलीवरियाँ भी हो सकती हैं? नहीं, डिलीवरी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमने ओपन ही करना है। डिलीवरी या सिजेरियन एक ऐसा प्रोसेस है क्योंकि आपने बच्चे को निकाला, उसमें इस तरह की एडवांसमेंट नहीं। ठीक है, मतलब ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। अगर हम बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो उसमें मिनिमली इन्वेसिव जो है वो खुद नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन सेक्शन खुद एक इन्वेसिव, सिजेरियन से नॉर्मल जो है वो खुद ही मिनिमल इन्वेसिव टेक्निक। अच्छा, हर्चे की बात कर रहे थे तो ये जो नॉर्मल एक ओपन सर्जरी होती है उससे थोड़ा सा एक्सपेंसिव है ये। उसकी रीज़न क्या है कि जो रोबोटिक सिस्टम जहाँ भी लॉन्च हुए, पाकिस्तान किडनी लिवर इंस्टीट्यूट में गवर्नमेंट की तरफ से लॉन्च हुआ हुआ ना, लेकिन वहाँ गायनी चूँकि बाकी उसमें फाइनेंशियल उस पर भी कर रहे हैं, आप किडनी में फाइनेंशियल उस पर भी वो कर रहे हैं, जैसे चलिए अगर मैं मतलब रफली अगर आइडिया हो, जैसे गायनी में अगर ये हो रहा है, कोई खातून आ रही है उसको फेब्रॉइड्स हैं, तो उसका मैक्सिमम कितना खर्चा किसी भी हॉस्पिटल में जो रूटीन चार्जेस है उसमें से सिर्फ 150 आपको इजाफी पे करना। अच्छा, किसी भी हॉस्पिटल में, जैसे समझ लें कि डॉक्टर्स हॉस्पिटल में जो एक रूटीन यूट्रस के रिमूवल के चार्जेस हैं, उससे 150 फर्ज के अगर आपके 50,000 रुपए हैं तो उसके साथ आपको 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, वो इस रोबोटिक सर्जरी का आपका रूटीन सर्जरी का ये 3 लाख है, तो उसमें 150 आपको ऐड ऑन करना पड़ेगा इसका। जैसे जिससे आप ओपन कराते हो उसके जो चार्जेस है उससे 150 आपको वो डिस्पोजेबल्स के, रोबोट के जो डिस्पोजेबल है वो एक्चुअली कॉस्टली होते हैं, वो अस्पताल नहीं ले रहा। जो 150 आप पे कर रहे हो वो रोबोटिक कंपनियां लॉन्च करती हैं। ये पाकिस्तान में जो रोबोटिक सिस्टम है 2 हैं, एक है CMR का, एक चाइना का मैडबोर्ड, वो एक्चुअली 5G रोबोटिक सिस्टम है, और जो यूके का एक CMR, वो पाकिस्तान किडनी लिवर इंस्टीट्यूट में CMR है, और जो डॉक्टर्स हॉस्पिटल मेडिकल सेंटर में माइक्रोबोर्ड मैडबोर्ड है, वो चाइना का 5G रोबोटिक सिस्टम। तो एक्चुअली जो कंपनी लॉन्च करती है इसके डिस्पोजेबल कॉस्टली होते हैं, आपने वो बस जैसे डिस्पोज ऑफ हो जाते हैं और उनकी लिमिटेशन होती है 10 केसेस पे, वो कॉस्टली होते हैं। तो जिस कंपनी ने लॉन्च किया होता है वो जो कास्ट आपकी इजाफी है वो उस कंपनी को जा रही है, मतलब ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव है। अच्छा, दूसरा ये जो सर्जरीज होती हैं ये रिपोर्ट्स खुद सर्जरी करता है या फिर डॉक्टर्स जो है ना उसको कंट्रोल करते हैं, उसको कमांड देते हैं, क्या प्रोसीजर ये बड़ा अच्छा होता है? क्वेश्चन है। बेशुमार पेशेंट आते हैं ना तो कहते डॉक्टर साहब आप खुद ही कर दें, हमने रिपोर्ट से नहीं करानी, वो गलती कर देगा कि ह्यूमन एरर कम होता है रिपोर्ट, ये आमतौर पर पेशेंट्स कहते हैं। तो कहते हैं आप खुद करेंगे ना, रिपोर्ट तो नहीं करेगा। एक्चुअली रिपोर्ट ने, जैसे समझ लें आपके पास पहले नोकिया फ़ोन था, फिर आपके पास आईफोन आया, तो अब आप एंड्रॉयड फ़ोन प्रेफर करेंगे या सिंपल फ़ोन? ऑब्वियसली एंड्रॉयड बिल्कुल वही है, लेकिन यूज़र तो आप है ना, यूज़ आपने ही करना है। एंड्रॉयड है तो उसका बेटर यूज़ जिस बंदे को आता है वो बेहतर इस्तेमाल करेगा, लेकिन उसमें आप फैसिलिटेटेड हो, वेल फैसिलिटेटेड, तो आपका आउटकम हो रहा है। अब यहाँ बैठे मेल कर रहे हो, यहाँ बिल्कुल ऐसे ही सेम है स्टोरी कि सर्जन नहीं करनी है, लेकिन वो वेल फैसिलिटेटेड है,
टू डू द सर्जरी फॉर बेटर आउटकम ऑफ द पेशेंट। और टाइम कंज्यूमिंग कम है वो चीज, टाइम कंज्यूमिंग, जाहिर है जब आपकी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, आपकी तो वो इंटेस्टाइनल ज्यादा इंजरी हो टाइम जाए, हो वो जाता सर्जरी है। मैनी टाइम्स चलती है। मतलब कंट्रोल जो है ना वो रोबोट को डॉक्टर नहीं, सर्जन नहीं करना है, 100% कमांड जो है वो डॉक्टर नहीं 100% उसको देनी है। सर्जन ने करना, सर्जरी करनी सर्जन ने। ठीक है, रिपोर्ट क्योंकि ने ये आपको ना हो ना कि facilitate लोगों करना के है। दिमाग में ये है ना कि अच्छा रोबोट्स जो है सर्जरी करेंगे तो शायद रोबोट ही होगा, उधर कोई और लेकिन होगा ये नहीं, बात जो आप डॉक्टर ही कह रही है होगा। ना, ये एंटीसिपेट की जा रही है कि फ्यूचर में चूंकि जो रोबोटिक सर्जरी मैं कर रही हूँ रोबोट की मेमोरी में जा रही है, ओह। जैसे गूगल है आपका, उसमें हाँ, मेमोरी उसमें है ना आपकी सारी, memory, हाँ। बिल्कुल ऐसे वो कहते हैं जैसे मैंने समझ लिया अपनी लाइफ में 10,000 केसेस कर लिए या 50,000 कर लिए, लेकिन रोबोटिक में जितने भी करें वो उसकी memory लाखों में रहेंगे। उसकी मेमोरी बहुत हाँ। ज्यादा। वो कहते हैं हो सकता है 10 साल बाद एक ऐसा टाइम आए कि हम हिस्टेक्टमी को रोबोट के अंदर कोड कर और वो ह्यूमन से भी बेटर परफॉर्म और करे, वहाँ क्योंकि और उसकी वो मेमोरी सिर्फ बहुत ज्यादा और वो है। सिर्फ फिर रोबोट ही हाँ, वो सिर्फ रोबोट ही करेगा, operation सर्जन का सुपरवाइज सर्जन। करेगा। क्या बात वो कहते हैं ये टाइम आ जाएगा। आ जाएगा, आ आ जाएगा। जाएगा, सीम्स टू बी, क्योंकि क्या उसकी बात मेमोरी बहुत ज्यादा हो जानी, किसी भी एक स्पेशलिटी के लिए रोबोट की अपनी एज अ सर्जन मेमोरी है। किसी भी आउट क्लास सर्जन से बहुत ज्यादा हो, और ठीक है। उसमें एक्चुअली वो फिर अभी भी हम एनालाइज करते हैं अपनी सर्जरी को, कहाँ हम रुके, कहाँ हमने फास्ट सही काम है, किया, ठीक है। वो आपको एनालिसिस करते ठीक हैं है, एट द एंड ठीक ऑफ है। कितना इक्विपमेंट कितनी देर यूज किया, कहाँ तो ये सारी चीजें साथ हर साथ चीज चल रही आप एंड ऑफ होती सर्जरी हैं। अच्छा, एनालाइज दूसरा डॉक्टर रेहाना, सर्जरी से पहले, खासतौर पर रोबोटिक सर्जरी से पहले कोई एहतियात जो बताई जाती है पेशेंट को, या बाद में एहतियात बताई जाती है कि क्या करना है आपने? रूटीन में जो सर्जरी की केयर है इसमें तो आपको आमतौर पे कम केयर करनी पड़ती है पोस्ट अच्छा, ऑप में ठीक रोबोटिक है, में जो ठीक है। कन्वेंशनल कोई सर्जरी, पेचीदगियां तो नहीं केयर आती हैं नहीं है उस patients तरह, को? पेचीदगियों को कम करती है ओके, ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस रेट को ही सही एक्चुअली है। इसका बेनिफिट ये है कि आमतौर पे समझ ले इवन हम ओपन के बजाय लैप्रोस्कोपिक पे भी जंप करते हैं, तो जो पेशेंट लैप्रोस्कोपी पे हमें लगेगा नहीं पॉसिबल होंगे, कैमरे का एक व्यू होता है सिर्फ, उसमें कैमरा मैनुअली हाथ में पकड़ा होता है, वो जब हम डीप सीटेड टिश्यू में जाते हैं कैमरा ब्लड स्टेन्ड हो जाता है। इसमें कैमरा रोबोटिक काम पे है, आपका कैमरा जिधर भी आप डीप सीटेड जाएंगे टिश्यू में उसने जाना है, आपको वो उसने जो है ना आपको वो दिखाना है visible जितनी सही मर्जी होगी। डेप्थ में जाए आप, तो इस वजह से ठीक उसमें कंपैरेटिवली कॉम्प्लिकेशन रेट आपका है ही कम, क्या बात पेचीदगियां है। कम है आपकी इसमें। तो ये overall। जो एडवांसमेंट आ चुकी है हमारे मेडिकल ये साइंस blessing के है अंदर, पाकिस्तान ब्लेसिंग है, में, बेशक ऐसे ही है कि इट्स अ ब्लेसिंग फॉर अस कि हमारी जो मेडिकल साइंस है वो इतनी तरक्की करती जा रही है कि अब जो ट्रीटमेंट्स हैं उनको कम से कम पेचीदगियां जो है ना और उसके अंदर फ्यूचर में लेकर ये आई जा आहिस्ता रही है। आहिस्ता जिस तरह आप देखते हो ना फोन पहले कॉस्टली थे फिर हर हाँ। तरह के आगे, तो वो फिर कम anticipate होती ये भी गई। किया जा रहा है कि रोबोटिक सिस्टम ऐसे ऐसे आएंगे कि इसकी कास्ट जब ज्यादा हो जाएंगे ऑब्वियसली, जब ज्यादा हो जाएंगे तो उसकी कॉस्ट भी कम हाँ हो जी, जाएगी। cost तो भी हम कम। रोबोटिक सर्जरी के वाले से बात कर रहे थे कि ये है क्या, किस तरह की जाती है, इसका सक्सेस रेट क्या है। हमारे साथ डॉक्टर रेहाना आमिर खान मौजूद थी। डॉक्टर साहिबा बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप आई, इसके ऊपर बात की है। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वो भी अपने ना हुए, दिल भी गया तुमसे, वो भी अपने ना हुए, दिल भी गया तुमसे, ऐसे आने से तो बेहतर था ना आना, दिल का उनके अंदाज़े करम उन पे वो आना, दिल का है वो बात, वो बात, वो ज़माना, दिल का उनके दिल लगी, दिल की लगी बन के मिटा देती है, दिल लगी, दिल की
के मिटा देती है रोग दुश्मन को भी यार अब न लगाना दिल का उनके अंदाज़े करम उन पे वो आना दिल का है वो। क्या बात है जनाब, वेलकम बैक टू जागो लाहौर। और क्या ही खूबसूरत गाना गाया है। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं फतरस हुसैन हैं, जिनकी खूबसूरत आवाज़ आप सुन चुके हैं, और साथ ही साथ रुशाइल बाबर ने भी हमें आज ज्वाइन किया है, गिटारिस्ट हैं, उनका भी गिटार आप सुन चुके हैं। और आप दोनों को वेलकम कहते हैं। कैसे हैं दोनों, ठीक ठाक हैं? ठीक है रुशाइल, आप? आज मैंने सही नाम बोला है? हाँ जी, अब मैं सही नाम बोलना शुरू अब आप हो गई। ठीक बोलते हाँ, अब मुझे नाम पता चल गया है आपका कि अब रुशाइल बोलना है मैंने। फतरस साहब भी ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह आप ठीक है। मैं भी ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। तो थोड़ा सा बताएं, क्या करते हैं? पढ़ते हैं, साथ साथ सिंगिंग भी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मैंने रिसेंटली अपना इंटरमीडिएट कंप्लीट किया अच्छा, पंजाब ओके। ग्रुप ऑफ पंजाब कॉलेजेस से? जी, ठीक है। और वहीं से अपने टैलेंट का आगाज़ किया। क्या बात है। मैडम हलीमा सादिया की काविशें और उनकी मेहनत की वजह से हमें स्टेज मिला और कामयाबी की मंजिल को छुआ। और अब अल्हम्दुलिल्लाह यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में मैं अंडर ग्रेड का स्टूडेंट हूँ। हाईले कॉलेज ऑफ कॉमर्स में पढ़ रहा हूँ। अच्छा, अकाउंटिंग क्या एंड बात फाइनेंस। है, वाह जी वाह। अच्छा, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस जी, पढ़ रहे हैं, accounting। ठीक है। तो ये अकाउंटिंग के साथ म्यूज़िक का क्या ताल्लुक, किस तरह इसको डिस्क्राइब करेंगे? अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के साथ म्यूज़िक, वो तो मेरा ड्राई के साथ आपने सोचा कि मैं थोड़ा सा म्यूजिक जी, भी ऐड ऑन कर लूं, जी। कि जरा अच्छा कॉम्बिनेशन हो जाए। ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है म्यूजिक क्या बात। बेसिकली। सो मैं अपने आपको पता है कि बेस्ट फ्रेंड को साथ ही लेके चलें तो इंसान कामयाब रहता है। सो म्यूज़िक को मैंने दोस्त बनाया अपना और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कामयाब हूँ क्या अपने दोस्त के बात है, साथ। चलें, वेरी गुड। अल्लाह पाक आपको और भी कामयाब करे। तो रुशाइल, आपकी आजकल क्या मसरूफियात रहती हैं? आजकल मसरूफियात बस के म्यूज़िक कर रहा हूँ थोड़ा बहुत। अच्छा। और एडमिशन के लिए अप्लाई किया हुआ यूनिवर्सिटी में, अभी इंटर के पेपर दिए। अच्छा, आपने भी इंटर के पेपर दिए जी, दिए? जी। ठीक अब है, यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया हुआ है। सही है। तो आपका भी जो जर्नी हाँ थी जी। वो भी आपकी पंजाब से जी, ही, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस हाँ से जी, शुरू वहीं से हुई? शुरू हुआ सारा कुछ। ओके, चलें, वेरी गुड। तो अभी तक सिर्फ गिटार तक ही हैं या कुछ गाने की भी कोशिश की है आपने, कि आप आते हैं सिंगर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, तो मैं भी ज़रा हल्का फुल्का गा लूँ, कि नहीं, कोशिश ही नहीं की? कोशिश ही नहीं की ना, दिल करता है लेकिन ना ओके, घबराता हूँ ज़रा गाते हुए थोड़ा सा कि कहीं बेसुरा ना हो जाए। डर होता है। चले, कोई नहीं, आप गिटार इतना अच्छा बताते हैं, आप इसमें ही अपनी जो है ना वो फ्यूचर अपना करियर बना सकते हैं। तो फतरस, और क्या सुनाएंगे आप हमें? मैं एक सॉन्ग सुनाऊंगा, ओल्ड सॉन्ग है, ओल्ड सॉन्ग है, ठीक है। रीमिक्स है, टू ओके, सॉन्ग्स का, अल्लाह दिता लूने वाला का और अच्छा। उस्ताद असद अमान का। चलें दीदा। छण 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 कण वंगानी मेरिया जिधरों भी मैं लंगानी मेरिया। छण 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 कण वंगानी मेरिया जिधरों भी मैं लंगानी मेरिया। छण 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 कण वंगानी मेरिया जिधरों भी मैं लंगानी मेरिया। छण 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 वंगा ए वंगा शला टुटना जावन, ए वंगा शला टुटना जावन। रोज दुआएं मंगानी मेरिया, रोज दुआएं मंगानी मेरिया। छण 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 कण वंगानी मेरिया जिधरों भी मैं लंगानी मेरिया। उमरां लंघियां पबा पार, उमरां लंघियां पबा पार, उमरां लंघियां पबा पार। हले ना है, हले ना है, हले ना वसवे कालिया। उमरां लंघियां पबा पार, उमरां लंघियां पबा पार। हले ना है, हले ना
वसवे कालिया उमरां लंघियां पबा पार उमरां लंघियां पबा पार छण 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 कण वंगा ने मेरिया जिधरों भी मैं लंघा ने मेरिया छण 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 कण वंगा। क्या बात है जनाब, बहुत ही खूब। तो फतरस किसको ज़्यादा पसंद करते हैं गाने में? गाने में तो मुझे ज़्यादातर क्लासिकल म्यूज़िक का मैं बहुत अच्छा, शौकीन हूँ ओके। और क्लासिकल सिंगर्स को ज़्यादा सुनता हूँ, लाइक उस्ताद सलामत अली खान साहब और गज़ल में मेहदी हसन खान साहब, गुलाम अली खान साहब, मैडम नूरजहां। और अगर अपने दौर की बात की, अपने इरा की, तो अरिजीत सिंह मेरा फेवरेट सिंगर है। और हमारी तरफ से फतरस भाई हैं सेठी साहब, अली सेठी। अली सेठी के साथ मुझे तशबीह दी जाती है। अच्छा, क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड। मतलब आपके दोस्त कहते हैं कि आप उनकी तरह गाते हैं, जी। आवाज़ रिजेंबल करती है उनके साथ। चलिए दैट्स गुड, ये भी एक मेरे ख्याल से बहुत बड़ी अचीवमेंट है, मैं कहूँगी आपके लिए। बिल्कुल। क्योंकि अली सेठी की आवाज़ बहुत खूबसूरत है। मुनफरिद आवाज़ है। हाँ, मुनफरिद आवाज़ है। तो क्या बचपन से ही था, शौक था, किसी को सुनते थे घर में, या कोई था ऐसा जिससे इन्फ्लुएंस हुए और आपको ये शौक पड़ा कि मैंने भी गाना गाना है? बेसिकली हमारे घर में सारे मेरी मामा माशाल्लाह सुरीले, मेरे अच्छा, बाबा वाह सुरीले, जी वाह। मेरा जो नान का साइड है वो सुरीली है। क्या बात है। सो तब से शौक है, लगन है, बचपन से ही कंपटीशंस विन करते आए हैं। और 9-10 में फिर आगे कॉलेज में जब आए पीजीसी में, तो वहाँ से तो बहुत इन्फ्लुएंस मिला ना। फिर स्टेज को बहुत ऊपर तक देखा अल्हम्दुलिल्लाह, और कॉन्सर्ट्स तक गए और अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह इधर भी आ गए, अल्लाह का क्या शुक्र है। बात है। देखिए, जब आपके अंदर कुछ होता है ना, टैलेंट होता है, तो वो ऑटोमेटिकली बाहर आ ही जाता है और वो लोगों तक भी पहुंच जाता है। तो अब जैसे आपने कहा कि अवार्ड्स भी विन किए, कॉम्पिटिशन्स भी, कि कौन कौन से कॉम्पिटिशन आप लोगों ने गए? खास पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की तरफ से ही गए होंगे आप? पीजीसी की तरफ से हम हर कंपटीशन में जाते थे, लाइक एपीएमसी विनर हूँ मैं, ऑल पाकिस्तान म्यूजिक कॉन्फ्रेंस, और मेनाज यूनिवर्सिटी, यूसीपी टाकरा एंड मैनी अदर यूनिवर्सिटी। अच्छा, सही है जी, वेरी गुड। चलें जी, हमारी तरफ से आप दोनों को बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। लेकिन ऐसे तो नहीं जाने देंगे हम आपको, जाते जाते एक और गाना सुनेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, लेकिन जाते जाते फतरत से एक और गाना सुनते जाइए। ये रंग कदी नहीं पाया, ये रंग कदी नहीं पाया, ताई पाके नहीं अजमाया, अज काला जोड़ा पा साड़ी फरमैश ते, अज पाके सामने आ साड़ी फरमैश ते, अज काला जोड़ा पा साड़ी फरमैश ते, ए रंग कदी नहीं पाया, ताई पाके नहीं अजमाया, ए रंग कदी नहीं पाया, ताई पाके नहीं अजमाया, अज पाके सामने आ साड़ी फरमैश ते, अज काला जोड़ा पा साड़ी फरमैश ते, अज पाके सामने आ साड़ी फरमैश ते, अज काला जोड़ा पा साड़ी फरमैश ते।